हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का अगला एपिसोड। कहानी वही है लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 794 और 795 का। तपती धूप के नीचे एक परछाई सी झलकी और सीधे आकर ज़ुओ फैन के जिस्म से टकराई। वो कांप उठा और खून खांस दिया। सीनियर नेदर सॉवरिन सही कह रहे थे। मुझे उस समय एहसास नहीं हुआ, लेकिन सीनियर टायरेंट एम्परर के पंचेस से मेरा शरीर बुरी तरह टूट चुका है। हर जगह से उठते तेज दर्द को महसूस करते हुए ज़ुओ फैन ने लंबी सांस छोड़ी। मन में सोचा, इन सीनियर्स ने तो अपना रास्ता सौंपने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि जरूरत पड़ी तो मुझे मार भी देते। बिग ब्रदर ज़ुओ, एक खुशहाल आवाज गूंजी। बहुत अच्छा, तुम्हारी सोल वापस आ गई। वो ही शाओफेंग और जाओ चेन पहले लौटकर कह रहे थे कि तुम और सिस्टर चिंगचिंग नेदरसी में मर गए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शुक्र है सिस्टर यूयू बाद में आई और बताया कि तुम जाग जाओगे। ज़ुओ फैन ने शुआंगर के मुस्कुराते चेहरे को देखा, फिर इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहां तो सिर्फ लुओ के लोग थे। बाकी सब और चिंगचेंग कहाँ हैं? रूबी क्लाउड सेक्ट के लोग सिस्टर चिंगचेंग की मौत की खबर सुनकर उसका शरीर ले गए। डिमोनिक एम्परर और वो ही शाओफेंग तो तुम्हारी तरफ देखे बिना ही चले गए। शुआंगर फिर मुस्कुराई। ज़ुओ फैन ने सिर हिलाया। ये दोनों बस खुद की ही परवाह करते हैं, किसी और की नहीं। मन ही मन सोचा, जब मेरी सोल वापस आई है तो चिंगचिंग की भी लौट आई होगी। वो हे वाला कमीना अगर उसे जिंदा देखकर जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो। अफसोस नेदरसी में उसे खत्म नहीं कर सका। उसने फिर पूछा, यूयू कहाँ है? मुझे तो वो नजर नहीं आ रही। शुआंगर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आखिर तुम्हें उसकी याद आई? सिस्टर यूयू ने कहा कि उसे कुछ काम है और वो कुछ समय तक क्लान में नहीं लौटेगी। कुछ काम? ज़ुओ फैन ने सोचा, सीक्रेट डोमेन में जहां वो खुद भी ठीक से वाकिफ नहीं, वहां वो क्या कर सकती है? मगर फिर उसने सोच छोड़ दी। वो उसकी फितरत जानता था ठीक ही होगी। चलो वापस चलते हैं, उसका अपना प्लान होगा। क्या हम डेमोनिक एम्परर को बताएं? क्यों बताना? ज़ुओ फैन की आंखों में ठंडक उतर आई। मैंने नेदरसी से बहुत कुछ कमाया है, अब उन्हीं से अपने कल्टिवेशन को बढ़ाऊंगा। किसी और काम के लिए समय नहीं है। जब बाहर आऊंगा तो उन बूढ़ों से हिसाब चुकता करूंगा। बाकी सबने सिर हिलाया। उनकी आंखों में भी लड़ने का जज्बा झलक रहा था। मन ही मन कोई सोच रहा था, इतने सालों की खामोशी के बाद स्टुअर्ट ज़ुओ अब 8 एम्परर्स पर वार करने को तैयार है। 3 महीने बाद ज़ुओ फैन लुओ क्लान के हवेली में एक निजी कमरे में था। जिस पल वो लौटा उसी वक्त अंदर चला गया था। लुओ युनचांग और बाकी लोग इंतजार में रह गए। उनका अच्छा मूड भी फीका पड़ गया। डैंकिंग शेन और बाकी बुजुर्गों ने सिर हिलाया। जरूर उसे नेदरसी से कुछ मिला है। काश मैं भी गया होता। हाँ, उसके हड़बड़ी से दिख रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है। सब ईर्ष्या करने लगे। वाह, किसी सुप्रीम एक्सपर्ट का इलाका सच में खजानों से भरा होता है। ये लड़का भी चतुर है। बस 2 लड़कियों को लेकर गया ताकि अपनी ताकत छिपा सके। हम तो सच में चूक गए। ज़ुओ फैन ने बाहर की सारी बातें अनसुनी की और कमरे में एक रक्षात्मक फॉर्मेशन लगा दी। फिर बिस्तर पर पालथी मारकर आंखें मूंद लीं और नेदरसी में हुई सारी बातों पर सोचने लगा। टायरेंट एम्परर का पंच, ज़ुओ यिफान की लड़ाई, चाइल्ड सॉवरिन की चालें, वो पीक सेंट का वार और नेदर सॉवरिन की आखिरी चेतावनी। हर एक घटना उसके दिमाग में घूमने लगी और उसकी एनर्जी तेजी से बढ़ने लगी। युआन कियोवस की नसों में हैरतअंगेज रफ्तार से बहकर हर कोने तक पहुंच गया। उसके जिस्म से गुनगुनाहट की आवाज आई और वो चारों तरफ प्रिज्मेटिक ग्लो छोड़ने लगा। फॉर्मेशन उस रोशनी को रोक नहीं पाई। वो उसे पार कर आसमान तक जा पहुंची और पूरे गगन को रंगों से भर दिया। ये क्या है? बाहर बैठे लोग दंग रह गए आसमान में फैली रेनबो सी चमक देखकर। उनकी आवाज तब थम गई जब उस रोशनी ने उन पर पड़कर उन्हें गर्माहट और सुकून दिया। डैंकिंग शेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आवाज कांप उठी। मेरा ध्यान रखना, मैं एडवांस कर रहा हूं। वो तुरंत अपने कमरे में भागा और बैठ गया, प्रिज्मेटिक ग्लो का सहारा लेकर एम्परर स्टेज तक पहुंचने के लिए। धत, ये लाइन तो मेरी थी। मुरोंग लाई भी हड़बड़ा गया और कमरे में दौड़ा। मैं भी एडवांस कर रहा हूं। पहरेदारी तुम लोगों के हवाले। क्या तुम्हें लगता है हम अलग हैं? पहरा तो जो चाहे वो दे, मैं तो नहीं दूंगा। ओयांग लिंगतियन भी भाग गया। क्या चालाकी है, खुद एडवांस कर रहे हो। हमारा क्या? हाँ, हम भी साथ हैं। इतनी रेयर चांस छोड़ नहीं सकते। तो फिर सब एडवांस करते हैं, कोई पहरा नहीं देगा। पूरे लुओ क्लान में जो भी शहर में थे, सबने उस प्रिज्मेटिक ग्लो का असर महसूस किया और उनकी ताकत बढ़ने लगी। किसी को और कुछ सूझा ही नहीं, चाहे पहरा हो या कोई और काम। सब अपने अपने कमरे में बंद होकर ध्यान लगाने लगे। पूरा शहर, जिसमें लाखों लोग थे, पल भर में भूतों के कस्बे जैसा शांत हो गया। यहां तक कि हवा भी रुक गई। ये क्या हो रहा है? बाइली जिंगतेन ने उस नज़ारे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थंडरसॉर्ड किंग, ये हमारा मौका है। सब गायब हैं और ज़ुओ फैन के पास कोई सुरक्षा नहीं। चलो अंदर जाकर उसे मार देते हैं अपने एम्पायर के लिए। मगर जवाब में बस खामोशी मिली। उसने इधर उधर देखा तो बाइली यूले भी बाकियों की तरह गायब था। तुम भी?
बाइली जिंगटियन गुस्से से बोला, हम स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के स्वॉर्ड किंग्स हैं, क्या हम यहाँ जुओ फैन को मारने का मौका पाने के लिए नहीं थे? बेकार, अब मुझे ही करना होगा। वो गुस्से में 2 कदम चला ही था कि प्रिज्मेटिक लाइट में उसकी आंखें धुंधली हो गईं। गुस्सा गायब हो गया और उसके मन में सुकून उतर आया। ये बदला क्यों धुंधला पड़ रहा है? मन हो रहा है कल्टीवेशन करने का। लगता है अगर अब किया तो एडवांस हो जाऊंगा। ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। बाइली जिंगटियन वहीं बैठ गया और ध्यान में डूब गया। प्रिज्मेटिक लाइट्स सबके सिर के ऊपर नाच रही थीं, सबको ज्ञान दे रही थीं। कोई भी सिटीजन इस मौके को कल्टीवेशन के लिए छोड़ नहीं रहा था। धमाका हुआ और साथ ही ड्रैगन की गर्जना गूंजी। डैंकिंग शेन की ड्रैगन सोल निकलकर सुनहरी चमक बिखेरने लगी, उसके साथ 300 मीटर लंबी तलवार भी। उसने इतनी जल्दी इंपीरियल मार्क बना ली थी। उसकी ताकत बेकाबू बढ़ने लगी। वो एम्परर स्टेज में पहुंच गया और फिर भी नहीं रुका। डैंकिंग शेन के बाद शहर के कई और कोनों से ऑरा फटने की आवाज आई और सुनहरी आभा आसमान में फैल गई। मुरोंग लाई और बाकी लोग भी एडवांस कर गए। लुओ युनहाई और लुओ क्लैन के युवा रक्षक स्पिरिट किंग स्टेज तक पहुंच गए। लुओ सिफान और बाकी जूनियर तो सीधे 2 स्टेज ऊपर जाकर जेनेसिस स्टेज में पहुंच गए। सब खुश और हैरान थे। सेक्रेट डोमेन की अद्भुत स्पिरिचुअल एनर्जी में भी ये रफ्तार कुछ ज्यादा ही थी। सिर्फ एक वजह थी, वो रहस्यमयी प्रिज्मेटिक लाइट जो जुओ फैन के कमरे से निकल रही थी। सबको यकीन था कि ये कोई अद्भुत चीज है। ऐसी रोशनी में कल्टीवेशन करना तो जैसे स्वर्ग में बैठकर करना हो। इसलिए सब आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो मल्टी कलर्ड लाइट उन्हें बुला रही थी और दुनिया के गहरे रहस्यों की फुसफुसाहट कर रही थी, जिससे उनका युआन क्यू और तेजी से बढ़ता जा रहा था। एल्डर आगे है, लुओ क्लैन का ठिकाना। दर्जन भर लोग साफ आसमान चीरते हुए आगे बढ़े और जमीन पर उतरे, जिनका नेतृत्व 30 के दशक का एक ताकतवर मांसल आदमी कर रहा था। उसने सामने इंद्रधनुषी चमक की तरफ इशारा करते हुए कहा, गैम्बलिंग टाउन से खबर आई है कि वो क्लैन वहां किसी ड्रैगन स्केल से तलवार तैयार कर रहा है। बगल में खड़े बुजुर्ग ने चौंक कर सांस खींची। ये तो क्या है ये? एक और लाल बालों वाला एल्डर भौहें सिकोड़कर बोला, सेक्रेट डोमेन में अपने 32,000 साल के जीवन में मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। पूरी दुनिया जानती है कि जो भी हमारे नस्ल के साथ हथियार बनाएगा उसे हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये क्लैन तो बिना डरे अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ घूम रहा है। क्या इनके पीछे कोई है? हाँ, काले बालों वाला एक एल्डर आगे आया। उसकी आंखों में चमक थी। कुछ तो गड़बड़ है। लुओ क्लैन देखने में भले मामूली लगे, लेकिन इनके काम अजीब होते हैं और इनकी लोकेशन भी किसी रहस्यमयी घटना के घेरे में है। सतर्क रहना। बाकी सबने सिर हिलाया। मांसल आदमी ने होंठ टेढ़े कर दिए, फिर झुककर बोला, एल्डर्स बाय लॉन्ग, ची लॉन्ग, हे लॉन्ग, आप जरा ज्यादा सोच रहे हैं। ये तो बस इंद्रधनुष है। मैंने सुना है कि इनके पास डिमोनिक एम्परर जाओ चेन का संरक्षण है। ये कैसे कोई बड़ा सहारा हुआ? ज्यादा से ज्यादा इनके साथ 7 सेक्रेड माउंटेन्स खड़ी होंगी, पर क्या वो बूढ़े लोग हमारे मामले में दखल देंगे? हमें तो 3 सेक्रेड माउंटेन्स भी मिलकर डराने में नाकाम हैं, सातों की बात तो छोड़ो। बाय लॉन्ग ने सोचते हुए कहा, फिर भी सतर्क रहना बेहतर है। इंसान चालाक और धोखेबाज होते हैं। क्या पता ये 7 सेक्रेड माउंटेन्स का हमें उकसाने का तरीका हो। आधा मिलियन साल पहले फाउंटेन ऑफ यूथ के लिए हमारे साथ उनके बार बार उकसाने को याद करो, जब हमने उस कीमती जगह को छोड़ते हुए भारी हानि उठाई थी। हमारी अडिग दृढ़ता ने उन्हें डरा दिया था कि हम उन्हें अपने साथ ले डूबेंगे, इसीलिए उन्होंने आगे नुकसान नहीं किया। इसी वजह से अब भी हमें इस अचानक से उकसाने वाले क्लान के खिलाफ बेहद सावधानी रखनी होगी। अतीत को याद रखो। सबने सहमति में सिर हिलाया। मांसल आदमी बोला, क्यों न हम इन्हें परख लें? अगर इनमें कोई एक्सपर्ट निकला तो सोचेंगे, वरना मैं अकेला ही इन्हें बर्बाद कर दूंगा। मुझे तो 8 एम्परर से भी डर नहीं लगता। ये तो मामूली क्लैन है। एक ड्रैगन का अभिमान कोई धूमिल नहीं कर सकता। इंसान हमें नीचा दिखा रहे हैं। तीनों एल्डर्स ने सिर हिलाया। मांसल आदमी का चेहरा खिल उठा। उसने झुककर प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। लेकिन अभी वो पास भी नहीं पहुंचा था कि अचानक हुए धमाके ने उसे चौंका दिया। एक ड्रैगन की गर्जना गूंजी और एक इंद्रधनुषी ड्रैगन सुनहरी ऑरा छोड़ते हुए ऊपर उठा। वो ड्रैगन 5 में बांट गया। हर एक का रंग अलग था। वो आसमान में घूमते हुए काले एनर्जी का एक छेद बनाने लगे। सुनहरी ऑरास मिलने लगी और ड्रैगन अपने सिर और पूंछ मिलाकर एक काले दर्पण का फ्रेम बनाने लगे। ये था जुओ फैन का इंपीरियल मार्क हेवन डिवाउरिंग रेत मिरर। काला दर्पण जुओ फैन के कमरे में गिरा और गायब हो गया। उसके साथ ही इंद्रधनुषी रोशनी भी खत्म हो गई। बाकी सबने आंखें खोली, साफ आसमान देखा और अफसोस में सांस छोड़ी। ये रोशनी कहाँ गई? थोड़ी देर और रह सकती थी, अभी तो मन भी नहीं भरा था। जब उन्होंने अपनी कल्टीवेशन जांची तो खुशी गम से कहीं ज्यादा थी। सबका स्तर एकदम से बहुत ऊपर उठ गया था। डांकिंग शेन, मुरोंग लाई और बाकी बुजुर्ग अब पीक एम्परर बन चुके थे। अब 8 एम्परर्स भी उनके सामने कुछ नहीं थे। स्वॉर्ड सॉवरेन के उत्तराधिकारी और जुओ फैन के 4 सॉवरेन पाथ्स के स्नान से गुजरने के बाद अब 8 एम्परर्स उनके सामने बच्चों जैसे थे। सेक्रेड माउंटेन से चुने गए लोग भी उनके आधार की बराबरी नहीं कर सकते थे। अरे मैंने तो कहा था ना, ये इंद्रधनुष है।
मांसल आदमी ने खुद को संभालते हुए कहा, यह किसी इंसान का इंपीरियल मार्क बनाना था, इसमें ड्रैगन सोल कैसे आया? धिक्कार है, इस लड़के ने हमारा ड्रैगन पावर चुरा कर अपना सोल बना लिया। ये उसने हमारी आंखों के सामने कैसे कर लिया? मांसल आदमी हैरान था, लेकिन फिर वो गुस्से से शहर की तरफ दौड़ पड़ा। एक मामूली इंसान ने न केवल हमारा ड्रैगन पावर चुराया, बल्कि हमें हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये सब मरने चाहिए। उसकी उग्र गर्जना ने खुश दांकिंग शेन और बाकी को भी चौंका दिया। उन्होंने मांसल आदमी को अपने शहर में घुसते देखा। पुनी लुओ क्लान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पीक एम्परर की शक्ति खुल गई और शहर में उसकी खूंखार लहर फैल गई। 2 दिन पहले लुओ क्लान के लिए यह बड़ा संकट होता, लेकिन अब उनके स्पिरिट किंग्स भी पीक एम्परर्स थे। यहां एक एम्परर आकर तमाशा करे, ये तो मामूली बात है। ये बंदा कहां से आया है? इसमें तो जान है। डैंकिंग शेन ने बाकी से फुसफुसाया। मुरोंग लाई का चेहरा लड़ाई के जोश से चमक उठा। इतनी बढ़िया कसौटी खुद आ गई तो क्यों न इसे अपने नए एम्परर स्तर को निखारने में इस्तेमाल करें। सही बात है। सबने शरारती मुस्कान के साथ हामी भरी। यहां तक कि बाइली यूले भी उत्साहित हो गया। लेकिन पहले लाइन बनाओ, कोई भी अकेले इसको न झेले। तो फिर जैसे हमेशा करते हैं। मुरोंग लिए ने ली जिंगटियन की तरफ हंसते हुए देखा। लुओ क्लान के पुराने वेनेबल्स पहले, फिर हम। बिल्कुल, ली जिंगटियन ने हाथ जोड़कर कहा और लड़ाई की प्यास से भरकर शहर की हद की तरफ उड़ चला। मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूं। मांसल आदमी ने सिर हिलाया। पीक एम्परर? अच्छा, एक छोटे क्लान में यह देखने की उम्मीद नहीं थी। अफसोस तुम इंसान हो। हम ड्रैगन्स तुमसे कई गुना ताकतवर हैं। तुम ड्रैगन हो? ली जिंगटियन ने हैरानी से सांस खींची, फिर इस चुनौती पर जोश में आकर बोला, कमाल है, अब मैं पूरी ताकत लगा सकता हूं। क्या कहा? कहते हैं ड्रैगन्स का शरीर सबसे मजबूत होता है। मैं भी बॉडी कल्टिवेटर हूं, तो आओ नाचते हैं। एक जबरदस्त झटका चारों तरफ फैला और जगह की संरचना डगमगाई। ली जिंगटियन का पंच उस आदमी के फैले हाथ पर पड़ा और जबरदस्त हवा उठी। मांसल आदमी का शरीर उस ताकत से कांप गया। मांसल आदमी ने सांस खींची। मुझे नहीं पता था इंसान अपने शरीर को इतनी हद तक साध सकते हैं। अफसोस ये कि तुम इंसान हो। चाहे जितनी ट्रेनिंग कर लो, ड्रैगन्स को शरीर से हराना मुमकिन नहीं। बूम! मांसल आदमी ने हाथ झटक कर ली जिंगटियन को दर्जन भर कदम पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में हैरानी और रोमांच दोनों थे। ड्रैगन सच में कमाल के होते हैं। ओल्ड ली, अपना इंपीरियल मार्क इस्तेमाल करो। तुम बीस्ट नहीं हो जो उससे टकराने की कोशिश कर रहे हो। हम इंसान मार्शल आर्ट्स का सहारा लेते हैं। क्यू यनहाई की आवाज ने ली जिंगटियन को जोश से बाहर निकाला। बाकी ने भी सिर हिलाया। मांसल आदमी ने ताना मारा, तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है। एक इंसान कभी भी ड्रैगन्स को कच्ची ताकत में नहीं हरा सकता। इसीलिए तुम इंसान इंपीरियल मार्क पर इतने घमंडी हो। इसे निकाले बिना मरना, मैं तो तुम्हें रोते हुए विदा कर दूंगा। नीचे वाले तुम पर निर्भर हैं कि तुम इंपीरियल मार्क से उनकी रक्षा करो। तुझे क्या पता, ये मुझे जल्दी खत्म करने को कह रहे हैं ताकि उन्हें मौका मिल सके। खासकर वो स्वॉर्ड किंग्स। जैसे ही यहां पहुंचे, तुम्हारा बचना नामुमकिन है। चाहे तुम ड्रैगन हो, वो असली राक्षस हैं, तुम तो बस एक अजूबा हो। ली जिंगटियन ने गहरी सांस ली और मुहर बनाते हुए अपना नया इंपीरियल मार्क निकाल लिया। वो तो खुद को आजमाने आया था, लेकिन ये आदमी तो मानो इंतजार कर रहा था कि वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। क्या तुझे पता नहीं, ये लुओ क्लैन है। यहां राक्षस और डेविल्स का घर है। नीचे वाले तो तुम्हें चबाकर थूकने को तैयार बैठे हैं। इंपीरियल मार्क, हेवन क्रशिंग ब्लैक ड्रैगन। आंखें सिकोड़ते हुए ली जिंगटियान ने हाथों से निशान बनाना खत्म किया और जोर से पुकारा। सुनहरी चमक के साथ आसमान में एक विशाल काला ड्रैगन उतनी ही बड़ी सील के चारों ओर लिपट गया। ली जिंगटियान ने उंगली से इशारा किया और ड्रैगन की दहाड़ के साथ समुद्र की लहरें उस मांसल आदमी की तरफ टूट पड़ीं। उसकी ताकत से आसपास की जगह हिलने और मरोड़ खाने लगी। मांसल आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। वो उसकी जबरदस्त ताकत देखकर चौंक गया और अपना हाथ बड़ा करते हुए ऊपर उठाया। एक पीक एम्परर ड्रैगन का हाथ मार्शल के दीवाने ली जिंगटियान से टकराया। टक्कर के साथ ही जोरदार कंपन उठे, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। असली असर तो जगह पर पड़ रहा था, जो लगातार लहरों की तरह हिल रही थी। मांसल आदमी की आंख झटकी। उसे हैरानी हुई कि ली जिंगटियान में उसकी बराबरी करने की ताकत है। कहा जाता था कि इंसान का इंपीरियल मार्क अजेय होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्पिरिचुअल बीस्ट का मजबूत शरीर। लेकिन वो तो खुद एक ड्रैगन था और किसी इंसान के साथ बराबरी पर लड़ाई खत्म करना उसके लिए शर्म की बात थी। मांसल आदमी का चेहरा लाल हो गया। उसका शरीर कांपा, आंखें फैल गईं, पसीना टपकने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई और मार्क को पीछे धकेल दिया। ली जिंगटियान का शरीर कांप गया और उसने खून उगल दिया। तुमने ये राउंड जीत लिया, लेकिन अगला मेरा होगा। हूफ, तुम भी बुरे नहीं हो। पहली बार किसी इंसान ने मेरे बराबर के लेवल पर आकर मेरा हाथ तोड़ा है। उसने अपने कांपते दाएं हाथ को देखा और कहा, अफसोस कि दूसरा राउंड होगा ही नहीं। मैं टूटा हाथ लेकर भी लड़ सकता हूं, लेकिन तुमने भारी चोट खाई है जिससे तुम्हारा इंपीरियल मार्क कमजोर हो गया और तुम्हारी किस्मत तय हो गई।
तुम्हारे जाने के बाद लुओ क्लैन के पास कोई एक्सपर्ट नहीं बचेगा जो उसकी रक्षा कर सके। हा हा हा। ली जिंगतियान ने उसे अजीब नज़र से देखा और नीचे उड़ गया। मैं तो लुओ क्लैन का असली रक्षक हूं ही नहीं, बस यूं ही एक स्पार के लिए आया था, मरने के लिए नहीं। और वैसे भी यहाँ और भी लोग हैं जो तुम्हारी पिटाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि वो सनकी लोग तुम्हें मार न डालें, ताकि मैं तुम्हारे साथ फिर लड़ाई का मजा ले सकूं। ली जिंगतियान ने क्यू यानहाई की तरफ मुड़कर कहा, अब तेरी बारी। उड़ ली, ये क्या है? स्पार में ही पूरी ताकत झोंक दी। बात तेरी चोट की नहीं बल्कि उसका हाथ तोड़ने की है। अब तो मेरी लड़ाई एक तरफा हो जाएगी, बिना पूरी ताकत लगाए ही। अच्छा, डींगे मारना बंद कर, एक हाथ से भी वो तुझसे भिड़ सकता है, अब जा। ली जिंगतियान ने सांस भरते हुए कहा। मांसल आदमी हैरान रह गया। क्या यहाँ कोई और भी उससे ज्यादा ताकतवर है? लुओ क्लैन वाकई कमाल का है जो उसके पास 2 पीक एम्परर्स हैं। मांसल आदमी को यकीन तब आया जब क्यू यानहाई उसके सामने उड़कर आया। क्यू यानहाई मुस्कुराया और झुककर बोला, पहले आप। हूफ, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि 2 पीक एम्परर से मुझे हरा दोगे? तुम्हारा बस एक ही मौका है, दोनों मिलकर आओ, वरना अकेले मुझसे भिड़कर मरोगे। मांसल आदमी ने हमला किया। साफ था कि दोनों पीक एम्परर्स के एक साथ आने की संभावना से वो सतर्क था। वो जल्दी से ये खत्म करना चाहता था, और ये सच में जल्दी खत्म हो गया। 3 मिनट बाद क्यू यानहाई का चेहरा पीला पड़ गया था। वो हाँफ रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने सलाम किया, ड्रैगन सच में ताकतवर होते हैं, मैं हार गया। मांसल आदमी का चेहरा झटका खा गया। उदास होकर उसने अपने जले हुए हथेली को देखा। तेरी हार का क्या मतलब? ये भी पहले वाले जितना ताकतवर है। अब मेरा दूसरा हाथ भी गया। आखिर लुओ क्लैन में क्या है जो उसके पास 2 ऐसे एक्सपर्ट हैं जो 8 एम्परर्स के बराबर हैं? कम से कम अब कोई तीसरा तो नहीं आएगा। अरे अगला कौन है? क्यू यानहाई के सवाल से उसका दिल कांप गया। सफ़ेद कपड़ों में एक शख्स शुए चिंगजियान झट से सामने आई। उसने उसके बर्बाद हाथों को देखा और क्यू यानहाई पर झल्लाई। ये तो स्पार था ना, फिर ओल्ड ली की तरह पूरी ताकत क्यों लगाई? अब मैं किसी अपाहिज विरोधी के साथ ट्रेनिंग कैसे करूंगी? इंपीरियल मार्क का अंदाजा मैं ऐसे कैसे लगाऊं? माफ करना हनी, बस उस वक्त जोश में आ गया था। हे। क्यू यानहाई ने हंसी खुशी कहा। ट्रेनिंग? मतलब तुम मुझे पंचिंग बैग बना रही हो? मांसल आदमी ने देखा कि शुए चिंगजियान भी पीक एम्परर स्टेज की है, और वो चिल्लाया, तुम्हारे पास आखिर कितने एम्परर हैं? सब यही हैं। शुए चिंगजियान ने नीचे खड़े समूह की तरफ इशारा किया और सब उड़कर ऊपर आ गए। सैकड़ों में से दर्जनों के पास पीक ताकत थी। उन भयंकर आभाओं के तूफान ने मांसल आदमी का चेहरा झटका दिया। कमबख्त नकली लोग, तुम 8 एम्परर्स के लेवल पर हो और फिर भी उनके साथ हो। तुम खुद उन्हें कुचलकर सब कुछ ले सकते थे, इसीलिए तुमने हमें चुनौती दी। तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन हम भी तैयार हैं और असफल नहीं होंगे। मांसल आदमी दहाड़ा। लोग चौंक गए और उसका घमंडी चेहरा देखा। हूफ, चाहे कितने भी हो, तुम सब मरोगे। मैं अकेला नहीं आया हूं, हमारे साथ 2 दर्जन पीक एक्सपर्ट हैं, साथ में 3 एल्डर। हर एक मेरी तरह ताकतवर है, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। समूह चिल्ला उठा। मांसल आदमी मुस्कुराया। डर गए? कमाल, और स्पारिंग पार्टनर्स मिलेंगे, हा हा हा। समूह में लड़ाई के रोमांच से खुशी की लहर दौड़ गई। मांसल आदमी हैरान रह गया। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे एल्डर तो सेंट्स हैं और हमारे पास 2 दर्जन पीक एम्परर्स भी हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हम तो खुश हैं कि तुम आए जब हम एम्परर बने हैं, खुद को आजमाने के लिए, हा हा हा। मुरोंगली ने सांस भरते हुए कहा, हमने सोचा था तुम्हें साथ ले जाकर स्पार करेंगे, क्योंकि तुम पीक एम्परर स्टेज ड्रैगन हो और ड्रैगन इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं जो हमारे मानकों पर खरे उतरते। लेकिन देखो, सिर्फ 2 लड़ाइयों में तुम्हारा क्या हाल हो गया। तुम ट्रेनिंग के लायक नहीं। खुद को आजमाने के लिए हमें सेंट्स चाहिए। तुम्हारे एल्डर आ रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं। लेकिन बांटेंगे कैसे? एल्डर तो सिर्फ 3 हैं। वाइन्सवॉर्ड इमॉर्टल ने अच्छा सवाल किया। दानकिंग शेन ने कहा, ड्रैगन सेंट्स आम नहीं होते। हमें 3-4 को मिलकर एक के खिलाफ जाना होगा, तो बारी बारी की जरूरत नहीं। स्वॉर्ड किंग्स ने सिर हिलाया। सबसे ताकतवर मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। सबने मुड़कर देखा। स्वॉर्ड चाइल्ड भी आ गया था। मैं अपने डैड की तलवार हूं और उनकी प्रेरणा से पीक एम्परर स्टेज तक पहुंचा हूं। कुछ ड्रैगन सेंट्स मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जब तुम्हारे लिए मुश्किल हो, उन्हें मेरे हवाले कर देना। सबकी आंखें फड़क गईं और उन्होंने उसे घूरा। हम तुम्हें मौका नहीं देंगे। यंग मास्टर बस किनारे से देखेगा। जिद्दी लोग, स्वॉर्ड चाइल्ड ने मुंह फेर लिया। मांसल आदमी बेवकूफ़ों की तरह देखता रह गया। क्या ये लोग इंसान हैं भी? हम इन्हें नष्ट करने आए थे और ये हमें ट्रेनिंग पार्टनर समझ रहे हैं। क्या ये सच में इतने ताकतवर हैं? मांसल आदमी के यकीन वहीं बिखर गए। आजकल की पीढ़ी में क्या हो गया है? कब से इंसान ड्रैगन से ताकतवर होने लगे? अचानक दर्जनों शख्स प्रकट हुए। 3 ड्रैगन एल्डर सबसे आगे थे। एल्डर बाई लोंग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम किसी एक्सपर्ट से भिड़े और मदद के लिए बुलाया? मांसल आदमी का होंठ कांप गया।
अपने बर्बाद हाथ उठाकर उसने सामने खड़े सैकड़ों लोगों की तरफ इशारा किया। एल्डर दंग रह गए। इतने सारे एम्परर कैसे हो सकते हैं? ये तो किसी 8 एम्परर्स के गुट जैसा है। नहीं, उनके पास भी इतने पीक एम्परर नहीं होते। एल्डर कांप गए, उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब 10 लोगों की नजरें उन पर शिकार की तरह टिक गईं। हम आखिर किस मुसीबत में फंस गए? रुको, कब से इंसान ड्रैगन को इस तरह देखने लगे हैं? हम भी तो ड्रैगन सेंस हैं। अपने निशाने चुन लो, हमला करो। पहले से ही तैयार बैठे मुरोंगली और बाकी सब जोश से चिल्लाए। हर कोई एक एक ड्रैगन एक्सपर्ट के पीछे भागा। बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। एल्डर्स ने हैरानी से कहा, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हम कौन हैं? बताया था। वो मांसल आदमी सिर हिलाते हुए बोला, यही वजह है कि ये हमसे नहीं डर रहे बल्कि हमसे लड़ना चाह रहे हैं। हे भगवान, इनको क्या हो गया है? ये इंसान तो हमें इज्जत भी नहीं दे रहे। लगता है हमें 100 को खत्म करके एक मिसाल पेश करनी पड़ेगी। एल्डर बाई लिंग गरजते हुए आने वाली लो लहर पर हाथ गिराते हुए आगे बढ़ा। हमला करो। लगता है इतने सालों में ये इंसान हमारी ताकत भूल गए हैं। इन्हें याद दिलानी होगी। आसमान में ड्रैगन की गरज गूंजने लगी। जैसे ही 2 दर्जन ड्रैगन एक्सपर्ट्स उसके साथ लड़ाई में कूद पड़े। टकराव से फैली हिंसक लहर ने पूरे इलाके को हिला दिया। 2 दर्जन ड्रैगन का सामना सैकड़ों लो कबीले के लोगों से हुआ, यहां तक कि एल्डर्स भी 3-4 स्वॉर्ड किंग से भिड़ रहे थे। ये साफ दिख रहा था कि दोनों जातियों में फर्क कितना है। ड्रैगन कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि झटका तो उन घमंडी ड्रैगनों को ही लगा। डिवाइन ड्रैगन स्वीप। एल्डर बाई लॉन्ग ने एक जोरदार हथेली चलाई जिसके पीछे सैकड़ों मीटर लंबी ड्रैगन की पूंछ की छवि बनी जो हवा को फाड़ती हुई जा रही थी और पीछे जगह जगह स्पेशल डिस्टॉर्शंस छोड़ रही थी। ऐसी ताकत के आगे तो हजारों मील तक का नजारा बदल सकता था। लो कबीले का कस्बा चपटा हो जाता। डेसिमेटिंग लैश, वॉल्टिंग ड्रैगन क्लीव, सनरिंग लाइटनिंग। मुरोंगली, डैनकिंग शेन और बेली यूलेई ने अपनी स्वॉर्ड आर्ट से बने इंपीरियल मार्क के साथ बीच में आकर रोक दिया। ड्रैगन की पूंछ टूटकर गायब हो गई। एल्डर बाई लोंग 5 कदम पीछे हट गया और हैरानी से उन्हें देखने लगा। ये क्या? 3 मानव पीक एम्परर्स ने मेरा वार रोक लिया। ये तो आम एम्परर नहीं है। एल्डर बाई लोंग का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे समझ आया कि ये लोग इतने विरोधी क्यों हैं। ये तो कमाल के हैं। दूसरी तरफ वाले भी 5 कदम पीछे हटे। एल्डर को देख उनकी आंखों में जोश और आश्चर्य था। यही है एक ड्रैगन सेंट की ताकत। उन्हें मिलकर ही उससे लड़ना पड़ रहा था। फर्क नहीं पड़ता था कि ये बस एक स्पार था, क्योंकि असली लड़ाई में पूरी ताकत लगानी पड़ती है ताकि असली क्षमता बाहर आ सके। ये वो एक्सपर्ट था जो उनकी सीमाएं परखे और छुपी ताकत को बाहर निकाले। तीनों की आंखों में लड़ने की आग भड़क उठी। हे लॉन्ग और ची लॉन्ग का भी बराबरी का मुकाबला हो रहा था और बाकी 20 से ऊपर ड्रैगन एम्परर्स को तो आम लोग कबीले के एम्परर से लड़ना पड़ रहा था, वो भी हर एक के सामने दर्जनों इंसान। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, इन घमंडी ड्रैगनों को एहसास हुआ कि ये इंसान साधारण नहीं है। अब तो शक होने लगा कि जीत भी पाएंगे या नहीं। वो मांसल आदमी जिसने ये सब शुरू किया था, उसने आह भरी, हम किस मुसीबत में फंस गए। ये तो कोई साधारण मानव सभा नहीं है। इनकी ताकत तो आध्यात्मिक जानवरों के बराबर है। ये 3 एल्डर्स सिर्फ ड्रैगन एम्परर्स ही नहीं थे, लेकिन 3-4 इंसान उन्हें रोक पा रहे थे, जबकि बाकी ड्रैगन तो एंशिएंट एक्सपर्ट्स। एल्डर बाई लॉन्ग ने डैनकिंग शेन के ग्रुप से कुछ और वार किए और चेहरा गंभीर हो गया। हेई लॉन्ग और ची लॉन्ग ने सिर हिलाया। बाकी तो हक्के बक्के रह गए, फिलहाल उनकी लड़ाई से दूर हो गए। वो घायल मांसल आदमी एल्डर के पास पहुंचा और पूछा, एल्डर बाई लॉन्ग, ये एंशिएंट एक्सपर्ट्स का क्या मतलब है? प्राचीन समय में ऐसे इंसान होते थे जो सेक्रेड बीस्ट्स और ड्रैगनों से लड़ सकते थे। उनमें 10 एंशिएंट सॉवरेन्स थे जो 5 सेक्रेड बीस्ट से भी आगे निकल जाते थे। बाई लॉन्ग ने कहा, उन 10 सॉवरेन्स के नीचे के सभी कल्टिवेटर्स हम ड्रैगनों से लड़ने की ताकत रखते थे, लेकिन खूनी युद्ध के बाद बहुत से मारे गए। आध्यात्मिक जानवरों और ड्रैगनों की ताकत जन्मजात है। हम नहीं बदले, लेकिन इंसान अपनी जड़ें खो बैठे। इसी वजह से आज के इंसान हमसे कमजोर हैं, यहां तक कि 7 सेक्रेड माउंटेन्स के सबसे ताकतवर भी। हे लॉन्ग ने कहा, ये हमें प्राचीन इंसानों के मुकाबलों की याद दिला रहे हैं। अगर हम ऐसे ही आधा अधूरा लड़े तो इन्हें हराना मुश्किल होगा। ड्रैगनों, अपनी असली शक्ल दिखाओ। अब पूरी ताकत से लड़ेंगे। ड्रैगन फॉर्म। ड्रैगनों ने हैरानी से देखा। वो उनकी असली प्रकृति थी, मतलब ताकत कई गुना बढ़ जाने वाली थी। मानव रूप में भी वो काफी ताकतवर होते थे। बराबरी के स्तर के इंसानी कल्टिवेटर्स को आसानी से हरा देते थे। असली ड्रैगन रूप में सिर्फ मजबूरी में आते थे, वरना कमजोर इंसानों के सामने अपनी असली शक्ल दिखाना उनकी शान के खिलाफ था। आधा मिलियन साल पहले आखिरी बार ऐसा तब हुआ था जब 7 सेक्रेड माउंटेन्स ने हमला किया था, और आज फिर हो रहा था, वो भी तब जब उन्हें पीछे नहीं धकेला गया था। क्या ये ज्यादा आंकना नहीं है? एल्डर हे लॉन्ग, कुछ मत कहो। जब इनकी एंशिएंट एक्सपर्ट जैसी ताकत है तो हम भी असली लड़ाई करेंगे।
हेईलोंग की आंखें दृढ़ हो गईं, बाकी एल्डर्स की तरफ मुड़कर बोला, कहते हैं प्राचीन ड्रैगन इंसानों से अपनी असली शक्ल में लड़ते थे। क्या कहते हो? बाकी ने सिर हिलाया। मंजूर है। एल्डर्स लड़ाई से बाहर निकलकर आसमान में उछल गए। गरजते ही उनके शरीर सफ़ेद रोशनी में नहाए और कुछ ही पलों में 3 विशाल लाल, सफ़ेद और काले ड्रैगन नजर आए, जिनकी आभा बयां नहीं की जा सकती। उनकी पूंछ का झटका हवा को चीर रहा था। उनकी तेज हवाओं में लो कबीले का कस्बा बिखरने को था। अब ये कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। डैनकिंग शेन हक्का बक्का रह गया। दोस्तों, मामला बिगड़ गया। अब ये पार नहीं रहा। हम तीनों में से एक भी इन्हें नहीं रोक पाएगा। मुरोंगली का चेहरा खिंच गया, पसीना टपकने लगा। हाँ, ड्रैगन सेंस कोई मामूली नहीं होते। हमें इन्हें रोकना होगा, वरना ये कस्बा बर्बाद कर देंगे। सेक्रेट डोमेन में हमने अभी पांव जमाए ही थे और अब ये तबाह होने वाला है। सबने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हें हम पर अपनी असली शक्ल निकलवाने का गर्व होना चाहिए, लो कबीला, लेकिन अब सब खत्म। घायल मांसल आदमी के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। हमने कभी 100 सच्चे ड्रैगन सेंट्स के साथ 1000 सेंट्स का सामना किया था और पहाड़ तबाह कर दिए थे। अब भले एल्डर्स ही बचे हैं, लेकिन इन 2 दर्जन ड्रैगन एम्परर्स के साथ तुम सब खत्म हो। एक सच्चा ड्रैगन एम्परर तुम्हारे सेंट्स के लिए काफी है। हा हा हा। वो मांसल आदमी गरजते हुए 100 मीटर लंबे अर्थ ड्रैगन में बदल गया। उसके दोनों पंजे घायल थे, लेकिन आम लो एम्परर से लड़ने के लिए काफी थे। उसके बाद बाकी ड्रैगनों ने भी रूप बदल लिया। आसमान अब विशाल ड्रैगनों से भर गया, जो दुनिया पर तबाही बरसाने को तैयार थे। इस आने वाले विनाश को देखकर लोगों के दिल बैठ गए, भौहें सिकुड़ गईं और सांसें भारी हो गईं। ड्रैगन सेंस मुझे सौंप दो। बाकी तुम जैसे पूर्व स्वॉर्ड किंग्स के लिए ड्रैगन एम्परर्स को रोकना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, वरना यहां तुम्हारे होने का कोई मतलब नहीं। धीमी आवाज गूंजी, जैसे कदम धीरे धीरे पास आ रहे हों। एक ब्लैक कलर का साया तूफान की तरफ तैरता चला गया। बाई लॉन्ग की आंखें चमक उठीं और उसने नीचे खड़े इंसानों के सिरों पर अपनी सफेद पूंछ इस तरह घुमाई जैसे किसी हंसिए से उनकी जान काटने जा रहा हो। उसकी भारी भरकम पूंछ ने इतनी भयानक ताकत छोड़ी कि शहर की दीवारें चूर चूर होकर धूल में बदल गईं। दानचिंग शेन का दल गंभीर था, मगर पीछे हटने की बजाय वहीं डटा रहा। अचानक हवा चीरती हुई एक काली रोशनी कहीं से निकलकर उस पूंछ से टकराई। बाई लॉन्ग को महसूस हुआ कि उसकी विशाल और ताकतवर पूंछ किसी अजीब ताकत से थम गई है, यहां तक कि उसमें दर्द भी हो रहा है। ये क्या हो रहा है? बाई लॉन्ग हैरान रह गया। देखते ही देखते सफेद स्केल नीचे गिरने लगे और चारों तरफ खून फैल गया। सिर्फ ड्रैगन ही नहीं, इंसान भी उस खून की गंध से हिल गए। ड्रैगनों ने हैरानी से एल्डर बाई की लाल होती पूंछ को देखा। ये जख्म कैसे हुआ? किसने किया ये काम? सामने आ। बाई लॉन्ग की आंखें खून से भर उठीं और वो दहाड़ा। एक ही वार में वो लहूलुहान हो गया था। ये बस सतही चोट थी, मगर ताकत ऐसी थी जो नीचे खड़े किसी के पास नहीं थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लुओ क्लैन में इनसे भी बड़ा एक्सपर्ट मौजूद है, और जख्म देखकर तो लग रहा था कि वो तो ड्रैगन सेंट को भी मार सकता है। बाई लॉन्ग गंभीर हो गया, बाकी 2 ड्रैगन भी तनाव में आ गए। आखिर ये लुओ क्लैन है क्या? इनके पास कितने एक्सपर्ट हैं? तभी सन्नाटे में हल्की सी कदमों की आहट हुई और 8 साल के एक लड़के का शरारती मुस्कान वाला चेहरा सामने आ गया। हा, मैं डैड की तलवार हूं। यहां गड़बड़ करोगे तो टुकड़ों में बंटकर जाओगे। ड्रैगन सेंट वाकई गजब के होते हैं, मारने की जगह बस तुम्हारे स्केल उखाड़े। वाकई तुम्हारा बदन बड़ा मजबूत है। एक बच्चा? बाई लॉन्ग का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या इसने वो तलवार का वार किया था? एक बच्चा मुझे चोट पहुंचा गया? क्या लुओ क्लैन में एक से बढ़कर एक अजीबो गरीब राक्षस भरे पड़े हैं? क्या तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी? ड्रैगन सेंट सीक्रेट डोमेन में ताकत और नाम के लिए मशहूर हैं। लगता है डैड के ना होने पर यहां लुओ क्लैन में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं। इसमें कोई दिक्कत है? तलवार बच्चा मुस्कुराकर बोला। या तुम ये मानते हो कि यहां कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता? अफसोस, जब कोई भी तुम्हें मार सकता है तो तुम ड्रैगन हो या कीड़े। हा। चुप बदतमीज। हेईलोंग गुस्से में दहाड़ा और अपनी पूंछ तलवार बच्चे की तरफ घुमाई। अब इसका स्वाद चख। बचना है तो बच जा, लेकिन तेरे साथ तेरे पूरे शहर को मिटा दूंगा। सबके साथ दफन हो जा। एक भारी भरकम साया सूरज को ढकते हुए नीचे आया। तलवार बच्चा मुस्कुराया और हेईलोंग की तरफ दौड़ पड़ा। उसका दाहिना हाथ काला चमक रहा था। तो क्यों ना तुम मेरी ताकत आजमा लो? ड्रैगन और सेक्रेट बीस्ट दुनिया के सबसे मजबूत नहीं होते। सबसे मजबूत बदन मेरा है। हा। अपोकैलिप्टिक सोड। वो भारी काली पूंछ और नन्हा सा तलवार बच्चा टकराए और धमाका इतना तेज हुआ कि आसमान तक हिल उठा। लहरें चारों तरफ फैल गईं। ड्रैगन पीछे हटने को मजबूर हो गए। ये बच्चा आखिर क्या है? कैसे एल्डर हेईलोंग की पूंछ रोक रहा है? क्या उसने कहा कि वो डैड की तलवार है? मतलब उसका डैड कोई गॉड है? यानी लुओ क्लैन का असली एक्सपर्ट तो अब तक सामने ही नहीं आया। ड्रैगन दंग रह गए। क्या हम यहां जल्दी आ गए? हमें कैसे पता होता कि यहां इतनी ताकतवर ताकत छुपी है?
उनका सदमा यहीं नहीं रुका। उन्होंने आंखें फाड़कर देखा कि एक काला साया उस भारी पूंछ को चीरता हुआ बाहर निकल आया, होठों पर वही शरारती मुस्कान। हेलोंग दर्द और गुस्से से चिल्लाया, हे भगवान, इस बच्चे ने एक और ड्रैगन सेंट को चोट पहुंचा दी, और इस बार तो और भी बुरी तरह। ये बच्चा इतना ताकतवर कैसे है? ये तो डरावना है। दानचिंग शेन का दल मुस्कुराया। तलवार बच्चा सेक्रेट डोमेन में कभी न देखा गया सॉवरेन हथियार था। उसकी कल्टीवेशन सीमित थी, इसलिए ड्रैगन सेंट पर तलवार का वार गहरा नहीं था, लेकिन तेजी और मजबूती में वो सेक्रेट बीस्ट से भी आगे था, छोटे मोटे रेंगने वाले जीवों से तो कहीं ज्यादा। उसका बदन ही तलवार था। नतीजा तो साफ था, चाहे कोई अपने हाथ कितने भी मजबूत कर ले, उसकी नाखून तक नहीं तोड़ सकता था। दानचिंग शेन के लोग जख्मी ड्रैगनों पर हंस रहे थे। ड्रैगन अपने मजबूत बदन पर घमंड करते थे, देखो आज क्या हाल हुआ है, हा हा हा। तलवार बच्चा अपने किए पर शान से मुस्कुरा रहा था, तभी एक साया उस पर छा गया और वो हिल तक नहीं पाया। एक लाल ड्रैगन उस पर झुककर पंजा बढ़ा चुका था। एल्डर ची लॉन्ग ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया। एल्डर ची लॉन्ग हंसा, हा हा हा, बच्चे तू तो बहुत अकड़ू है। इंसान चालाक होते हैं और उनके मार्शल आर्ट्स ताकतवर, मगर उनके जिस्म नाजुक होते हैं। पता नहीं तूने क्या तरीका अपनाया कि इन्हें चोट पहुंचा दी, लेकिन अब तू मेरे हाथ में है। बस दबाना है और तू चिपक जाएगा। क्या रोक रहा है तुझे? तलवार बच्चे ने भौं उठाकर ताना मारा। दुनिया में कुछ ही चीजें हैं जो मुझे मार सकती हैं, और दबाना उनमें से एक नहीं। ही। विशाल ड्रैगन की आंख फड़क उठी और ची लॉन्ग गर्जा, तेरे में हिम्मत है, चल अब तुझे दिखाता हूं कि हड्डियां टूटने का दर्द कैसा होता है। ची लॉन्ग ने जोर से दबाया। उसके पंजे मुश्किल से ही हिले, जितना दबाने की कोशिश करता उतना ही कुछ रुक रहा था। ये क्या है? इस बार उसने दोनों पंजों से दबाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तलवार बच्चे ने ठोड़ी सहलाते हुए घमंडी अंदाज में कहा, बूढ़े, ज्यादा जोर लगाया तो तेरी उंगलियां टूट जाएंगी। मेरी हड्डियां सबसे मजबूत हैं। कमबख्त बच्चे, अकड़ मत दिखा। इंसान चाहे जितने मजबूत हो जाएं, वो कभी ड्रैगन के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। ची लॉन्ग मानने को तैयार नहीं था। उसने और जोर से दबाया। बाकी सब हैरत से देख रहे थे। तलवार बच्चा तो जम्हाई ले रहा था, उसे जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उसे मजा आ रहा था उसे स्ट्रगल करते ड्रैगन को चिढ़ाने में। आखिर तंग आकर ची लॉन्ग ने सांस छोड़ी और पंजा ढीला कर दिया। उसे पता चल गया था कि ये बेकार है। तलवार बच्चे की आंखों में खून की प्यास चमक उठी। ची लॉन्ग, बाई लॉन्ग चीखा। एक काली स्वॉर्ड वेव लाल पंजे को चीरती हुई गुजरी और आसमान में खून की बारिश कर दी। 4 मोटे और खुरदरे पंजे जमीन पर आ गिरे। ची लॉन्ग दर्द से ऐसे चिल्लाया जैसे कोई घायल जंगली जानवर। तलवार बच्चा ऊपर उड़ गया और हंसते हुए बोला, मैंने कहा था न बूढ़े, अब तेरी उंगलियां टूट गईं। सभी लोग इस भयानक नज़ारे को देखकर दंग रह गए। उनके दिल हैरानी से उछल पड़े। ड्रैगन भी डर गए जब स्वॉर्ड चाइल्ड की ठंडी नजरें उन पर जा टिकीं। ये क्या चीज़ है? एल्डर ची लॉन्ग का सख्त पंजा उसकी एक बार में 4 नाखूनों से खाली हो गया। ये तो किसी परियों की कहानी जैसा है। तुम कहना चाहते हो कि ये लड़का एक ड्रैगन सेंट से भी ज्यादा ताकतवर है? इसे कुचला भी नहीं जा सकता। क्या ये इंसान है भी या नहीं? असल में वो इंसान था ही नहीं, तो कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। डैंकिंग शेन का ग्रुप ये बात अच्छी तरह जानता था, फिर भी स्वॉर्ड चाइल्ड का ये प्रदर्शन उन्हें हिला गया। ये बिल्कुल अपने बड़ों की तरह है, वही तरकीबें, वही अंदाज, दुश्मन से खेलना। ड्रैगन सेंट्स दुश्मन की चाल में फंस गए और उसकी रफ्तार पर खेलने लगे, अपनी पर नहीं। स्वॉर्ड चाइल्ड एक एम्परर था, मगर उसका शरीर एक डिवाइन तलवार जैसा था। ड्रैगन सेंट्स बस अपनी ताकत से उसकी सोल को मिटा सकते थे, बिना किसी मशक्कत के, लेकिन यही उनकी गलती थी। अपने ड्रैगन शरीर पर बेइंतहा घमंड ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि वो अजेय हैं, और इसी में उन्हें नुकसान हुआ। ची लॉन्ग दर्द और गुस्से से गरजता रहा, उसकी नज़रें स्वॉर्ड चाइल्ड पर दरिंदगी से टिकी थीं। बाकी 2 एल्डर भी उतने ही नफरत से देख रहे थे, उसके कमज़ोर पड़ने का इंतजार करते हुए। ड्रैगन, सब मिलकर हमला करो, लुओ क्लैन को तबाह कर दो, शहर में किसी को मत छोड़ो। ची लॉन्ग ने खून से भरा आदेश दिया। बाकी सब गरजते हुए दौड़ पड़े। अनगिनत ड्रैगन ब्रेथ्स इंसानों पर बरसने लगे, जैसे खत्म होने का नाम ही न ले। डैंकिंग शेन का ग्रुप उन्हें रोकने के लिए कूद पड़ा। क्लैन गार्डियंस, दुश्मन को खत्म करो, इससे पहले कि वो मदद बुलाएं। लुओ क्लैन और ड्रैगन अब जंग में थे। परख और अभ्यास खत्म हो चुका था। अब न सम्मान था, न रहम, बस बदला, टूटे पंजे का बदला, गहरे जख्मों का बदला। ड्रैगन एक साथ 10 का मुकाबला कर सकते थे, जबकि लुओ क्लैन की गिनती उनसे 10 गुना ज्यादा थी। डैंकिंग शेन और बाकी असली एक्सपर्ट्स भी अकेले एक ड्रैगन का सामना कर सकते थे, जिससे लुओ क्लैन का हौसला और बढ़ गया। इस जंग में दोनों बराबर थे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऊपर से तीनों ड्रैगन सेंट्स भी गंभीर हो गए। वो यहाँ लड़ने को तैयार आए थे, लेकिन सेक्रेड माउंटेन्स के बाहर इतनी ताकतवर टक्कर की उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। इस जंग का नतीजा बस दोनों पक्षों के सबसे ताकतवर योद्धाओं पर टिका था, माइनस एल्डर्स और वो अजीब बच्चा। एक बार हमने इसे हरा दिया तो बाकियों को आसानी से कुचल देंगे,
और यही उस बच्चे पर भी लागू होता है जो हमारे ड्रैगन ऐसे मार रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं। दोनों तरफ की किस्मत अब बस 4 लोगों के हाथ में थी। बाईलोंग और बाकी एल्डर्स ने अपनी पूंछ हिलाई और एक साथ स्वॉर्ड चाइल्ड की तरफ झपट पड़े। कोई देखने वाला कहता कि ड्रैगन ने अपनी सारी इज्जत खो दी जो मिलकर एक बच्चे पर टूट पड़े। अरे तुम तीनों ड्रैगन क्लैन के सबसे बड़े एल्डर्स हो और एक नाजुक लड़के पर टूट पड़े। उन्हें कोई परवाह नहीं थी क्योंकि इस लड़के ने उन्हें एक खून से भरा सबक सिखाया था। एक एक करके उससे हारने से बेहतर था कि उसे यहीं खत्म कर दिया जाए। हे लॉन्ग ने आगे बढ़कर फुफकारा और अपनी पूंछ से स्वॉर्ड चाइल्ड को उछाल दिया। पीछे से बाई लॉन्ग ने पंजा मारते हुए उसे दूसरी तरफ फेंका। वार का जोर इतना था कि उसका शरीर हिल उठा, मगर उसे परवाह नहीं क्योंकि उसे चोट लग ही नहीं सकती थी। जिस्मानी वार बेअसर थे। ड्रैगन अब तक ये बात समझे ही नहीं थे। चीलोंग ने और भी ज्यादा ताकत से हमला किया, उसे फिर से उड़ाते हुए। स्वॉर्ड चाइल्ड एक गेंद की तरह तीनों ड्रैगन के बीच हजारों बार उछलता रहा। कोई इंसान कब का मिट चुका होता, मगर स्वॉर्ड चाइल्ड को तो खरोंच तक नहीं आई, उल्टा वो उन्हें देखकर हंस रहा था। हजारों बार उछालने के बाद ड्रैगन थक गए और रुक गए। ये बच्चा आखिर है क्या? हम इतने देर से मार रहे हैं और खरोच तक नहीं आई। क्या ये इंसान है? चीलोंग हाँफते हुए बोला। बाकी दोनों ने भी हामी भरी। स्वॉर्ड चाइल्ड मुस्कुराया, 2 उंगलियां उठाकर हवा में ऐसे काट मारी कि सीटी जैसी आवाज के साथ लोहे की ध्वनि निकली। बस हो गया बूढ़ो, अब मेरी बारी है। वो चीलोंग की तरफ झपटा। पिछली बार मैंने 4 नाखून लिए थे, अब पूरा पंजा लूंगा। हा हा हा। चीलोंग पहले ही भुगत चुका था तो उसने पूंछ से झुककर वार टाल दिया। स्वॉर्ड चाइल्ड की उंगली से निकली काली स्वॉर्ड वेव ने उसकी कुछ चमड़ी और खून निकाल लिया। बुरा नहीं, इतने बड़े शरीर के साथ भी इतने फुर्तीले हो, यह सोचा नहीं था। स्वॉर्ड चाइल्ड ने चिढ़ाया, वार करते हुए बोला, अफसोस, मेरी तलवार से बचना इतना आसान नहीं। शूं? उसकी उंगली से एक स्वॉर्ड वेव निकली, सीधे उस बड़े ड्रैगन की तरफ। चीलोंग कांप उठा। ये स्वॉर्ड चाइल्ड का सीधा वार नहीं था, फिर भी वो इसे झेल नहीं सकता था। वो आधा कट सकता था। इस नाजुक घड़ी में वो न बच सकता था, न रोक सकता था। उसने गहरी सांस लेकर एक लाल चमक छोड़ी, ड्रैकोनिक वेव। दोनों हमले टकराए और जबरदस्त धमाके से चारों तरफ हिल गया। चीलोंग कांप गया और गंभीर हो गया, जबकि स्वॉर्ड चाइल्ड 10 कदम पीछे धकेला गया, चेहरा थोड़ा लाल। बाई लॉन्ग की आंखें चमक उठीं। देखो, बच्चा पीछे धकेला गया और लगता है उसे दर्द भी हुआ। कैसे? हम तो हजारों बार मार चुके, खरोच तक नहीं आई। हे लॉन्ग भौहें चढ़ाकर बोला। बाई लॉन्ग बोला, समझ गया, उसका ये रिएक्शन हमारी ताकत इस्तेमाल करने से है। उसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, उसकी सोल को पहुंची है। उसका शरीर हमसे भी ज्यादा मजबूत है, मगर उसकी सोल सिर्फ एक एम्परर की है, इतनी राक्षसी नहीं। सोल पे हमला करो, वो मर जाएगा। सही, हम इंसानों से लड़ते लड़ते अपने शरीर पर इतना भरोसा करने लगे कि सोल अटैक करना भूल ही गए। अब जब इतना अजीब और मजबूत ओपोनेंट मिला है तो हमें उससे सीखना होगा और सोल पर वार करना होगा। हा हा हा। हे लॉन्ग ने मजाक उड़ाया। चीलोंग भी चमक उठा और मुस्कुराया। स्वॉर्ड चाइल्ड की भौहें सिकुड़ गईं, उसका दिल बैठ गया, वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। ये मूर्ख मेरी कमजोरी ढूंढ चुके हैं। सैकड़ों ड्रैगन भी मेरे शरीर को नहीं तोड़ सकते, लेकिन मेरी सोल। स्वॉर्ड चाइल्ड ने इधर उधर नजर दौड़ाई, डैंकिंग शेन या बाकियों को ढूंढते हुए, ताकि मिलकर सोल की रक्षा कर सके। तीनों ड्रैगन ने उसकी कमजोरी देखते ही लाल, काले और सफेद तीनों रंग की चमक उस पर छोड़ दी। ड्रैकोनिक वेव। स्वॉर्ड चाइल्ड की आंख फड़की। उसने 1-2 बार बचने की कोशिश की, मगर आखिरकार आखिरी चमक के सामने आ गया, जिसने उसका रास्ता रोक लिया। उसने उंगलियां घुमाकर लाल चमक को रोका, मगर इस कोशिश से उसकी सोल कांप उठी और उसकी चाल बिगड़ गई। तीनों चमकें उसी वक्त मिलकर फिर से आ गईं। स्वॉर्ड चाइल्ड के मन में झटका लगा, अब वो बच नहीं सकता था। इन हमलों को रोकना उसकी जान ले सकता था। वो फंस चुका था। तीनों बड़े ड्रैगन इस पल का मजा ले रहे थे। ये अजीब लड़का अब खत्म है। हा हा हा। 5 रंगों के ड्रैगन मिलकर स्वॉर्ड चाइल्ड के सामने एक काला आईना बना बैठे। डैड! स्वॉर्ड चाइल्ड खुशी से चिल्लाया और ड्रैगन का दिल बैठ गया। क्या इसका मतलब है कि असली राक्षस आ चुका है? ड्रैगनों का कंबाइन अटैक उस आईने पर पड़ा, जिससे वो हल्का सा हिल गया। फिर उसकी सतह पर काले ऊर्जा के भंवर बन गए, जो उस ताकत को खींचकर गहरे अंधेरों में समा रहे थे। ये क्या हो रहा है? आसमान में 3-3 जोड़ी विशाल ड्रैगन जैसी आंखें उस अजीब से आईने को देखकर कांप उठीं। डोमेन सोल इंपीरियल मार्क, ये तो कुछ भी निगल सकता है। फिर भी हमने अपनी ड्रैकोनिक वेव्स छोड़ी थी, जिन्हें कोई साधारण इंपीरियल मार्क सोख नहीं सकता। आखिर इस डोमेन सोल को कैसे बनाया गया है कि ये इतना मजबूत है और इसे रोक पा रहा है? हे लॉन्ग डर से उस काले आईने को घूरते हुए चिल्लाया। उस लड़के का बाप भी एक राक्षस है जो हर तर्क को नकार देता है। सूं की आवाज के साथ आईने के भीतर से गड़गड़ाहट हुई और उन भंवरों से काले ड्रैगन के पंजे निकल आए, जो आसमान में उड़ते ड्रैगनों की तरफ तेजी से लपके। चर की आवाज आई। ड्रैगन अभी तक होश में नहीं आए थे, बस तभी 5 काले पंजों ने उन्हें जकड़ लिया।
वे पंजे इतने सख्त थे जैसे हीरे, जिससे ड्रैगन एम्परर्स भी छूट नहीं पा रहे थे। ये क्या चीज़ है? काले ड्रैगन के पंजों ने एक ड्रैगन को खींचकर आईने में समा लिया। वो आखिरी बार दहाड़ा और फिर उसकी चीख खामोशी में बदल गई। उसके बाद कई और ड्रैगन भी ऐसे ही खींच लिए गए। एक पल पहले तक आसमान ड्रैगनों की दहाड़ से गूंज रहा था और अगले ही पल अजीब सी खामोशी छा गई। बस सूरज की रोशनी 3 बचे हुए ड्रैगन सेंट्स पर पड़ रही थी। ड्रैगन और डांकिंग शेन का दल हैरान रह गया। ये कैसा इंपीरियल मार्क है जो जुओ फैन ने बनाया है? हम तो एक के सामने भी मुश्किल से टिक पाते हैं और ये तो उन्हें ऐसे खत्म कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह है लुओ क्लान के स्तंभ की ताकत। अचानक आई आवाज से स्तब्ध इंसान और ड्रैगन दोनों चौंक उठे। उन्होंने देखा कि ड्रैगनों पर भी काले पंजे जकड़े हुए थे जिनसे वे खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। अब वे खुद भी उसी डर का अनुभव कर रहे थे जो उनके साथियों ने झेला था। पंजे बेहद मजबूत थे, उनसे भी ज्यादा ताकतवर। लेकिन उन्हें अब तक समझ नहीं आया कि एक इंसान के पास इतना घातक इंपीरियल मार्क कैसे हो सकता है। समझने का वक्त उनके पास था ही नहीं, क्योंकि हालत बेहद खराब थी। सेंट होने के बावजूद ये इंसान उन्हें मार सकते थे, खासकर अब जब असली राक्षस यहां मौजूद था। तीनों ड्रैगनों ने एक दूसरे की ओर देखा और पूरी ताकत लगाकर उड़ने लगे। ड्रैगन एम्परर्स को जकड़ने वाले काले पंजे सेंट्स के सामने टिक नहीं पाए और टूट गए। फिर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखने के बजाय अपनी पूंछ घुमाई और भागने लगे। धत, हमने बड़ी गलती कर दी। बस इंतजार करो, हम असली सेना के साथ लौटेंगे, फिर तुम्हें कुचल देंगे और अपने लोगों को छुड़ा लेंगे। इतनी जल्दी भाग रहे हो? स्वॉर्ड चाइल्ड ने ताना मारा। स्वॉर्ड चाइल्ड, रुक, मैं संभालता हूं, एक तेज आवाज आई। सू की आवाज के साथ जुओ फैन आसमान में प्रकट हुआ और हेवन डिवारिंग रेत मिरर उसके शरीर में समा गया। भागते ड्रैगनों को देखते हुए उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। वो अपनी जगह से गायब हुआ और पल भर में उन तीनों के सामने आ खड़ा हुआ। इतनी तेजी? ड्रैगन चौंक कर हकलाए। ये कौन सा स्किल है जो एक ड्रैगन सेंट की रफ्तार पकड़ सकता है? क्या ये इतना भयानक है? इसे संभालना आसान नहीं होगा। लेकिन हम सिर्फ इसलिए हार नहीं मानेंगे कि तुमने हमें रोक लिया। हमसे तो इंसानी सेंट्स भी आसानी से नहीं निपट पाते। तीनों दैत्य जैसे ड्रैगनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी पूंछ झटकते हुए हमला कर दिया। जुओ फैन जैसे अनजाने प्रतिद्वंद्वी से लड़ना विनाशकारी साबित हो सकता था, लेकिन अचानक किया गया हमला कोई इंसान नहीं रोक सकता था। 3 लहरों जैसी रोशनी से आसमान में काले से दरारें पड़ गईं और चारों ओर भयंकर तूफान मच गया। मगर उनका सामना किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि जुओ फैन से हुआ था, जिसने 4 सॉवरेन के रास्ते विरासत में पाए थे। अपने किलिन हाथ को उठाते हुए जुओ फैन शांत खड़ा रहा। उसकी भयावह आभा के सामने वो अनलीश तूफान भी बेअसर था। किलिन टायरेंट फिस्ट। उसने इन जबरदस्त हमलों का सामना बस एक पंच से किया। वो एक पल के लिए स्कारलेट चमका, फिर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। आसपास की दुनिया उस धमाके से हिल उठी और आसमान में एक विशाल काला छेद बन गया। ड्रैगनों के सिर में जलन भरा दर्द दौड़ गया और उनके चेहरे से खून बहने लगा। उनके विशाल शरीर कई बार घूमे, तब जाकर उन्होंने खुद को संभाला और डर से जुओ फैन की मुस्कान देखी। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बस एक पीक एम्परर है और उसने हमें एक पंच से रोक दिया। आखिर कैसे? उन्हें स्वॉर्ड चाइल्ड याद आ गया। ये वही है जो उस राक्षस का बाप है। फिर तो ये और भी खतरनाक होगा। जैसे बेटा एक अजीब सा अस्तित्व है, वैसे ही बाप भी। ड्रैगनों के बदन में सिहरन दौड़ गई, खून ठंडा पड़ गया। ये तो बुरा हुआ, शायद हम यहां से जिंदा ना निकल पाएं। दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बस एक पंच से 3 ड्रैगन रुक गए। स्टुअर्ट जू अब तो और भी बड़ा राक्षस बन चुका है। धत, हम उससे और पीछे क्यों हो गए? बाइली जिंगतियन ने दांत पीसे। बाइली यूले हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। बाली यूयू ने उसे बैली जिंगटन का ख्याल रखने को कहा था। अब तो इसकी जरूरत ही नहीं। जब भी वे ब्रेक थ्रू करते, जुओ फैन हमेशा सबसे ऊपर खड़ा होता। अब तो उनके बीच गहरी खाई बन चुकी थी। अब तो हम उसे छू भी नहीं सकते। यूयू, अब तुम चैन से सो सकती हो। हा हा हा। जुओ फैन ने ड्रैगनों को मारा नहीं, बस हाथ जोड़कर बोला, ड्रैगन मित्रों, बहुत समय हो गया। तुम्हें पता था कि हम आएंगे। गैम्बलिंग टाउन में खबर सबसे तेजी से फैलती है। ड्रैगन स्केल से बनी सेक्रेड वेपन की बात एक दिन तुम्हारे कानों तक पहुंचनी ही थी और इसका मतलब था कि तुम यहां आओगे। तो ये सब एक जाल था। बायलॉन्ग हक्का बक्का रह गया। तुम क्या हो? क्या चाहते हो? तुम इंसान आखिर करना क्या चाहते हो? क्या सेक्रेड माउंटेन्स हमारे साथ फिर से युद्ध करने का सोच रहे हैं? जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ जन, हमारा सेक्रेड माउंटेन से कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस आपको कुछ दिनों के लिए बुलाना चाहता हूं ताकि हम बात कर सकें। जो कहना है वो हमारे ड्रैगनलैंड्स में आकर कहो, बायलॉन्ग ने घबराकर कहा। जुओ फैन ने आ भरी, समझ गया, आप यकीन नहीं कर रहे। पहले से ही माफी चाहता हूं कि आपको तकलीफ दूंगा, एल्डर्स, शैडो बाइंड। जुओ फैन पलक झपकते उनके पास पहुंचा और उससे 3 परछाइयां निकलीं जिन्होंने उन्हें लपेटकर हिलने डुलने से रोक दिया।
ड्रैगन वहीं जम गए थे जिसमें बाईलोंग कांपते हुए बोला, क्या कहा तुमने? सॉवरेन्स अभी भी जिंदा हैं, इसका मतलब इंसान अभी खत्म नहीं हुए। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सारे 10 मौजूद हैं, लेकिन उनमें से काफी अब भी हैं, झुओ फान हल्की हंसी के साथ बोला। उनके चेहरे थरथराए। बाईलोंग ने लंबी सांस ली। आखिर किसने ये बात फैलाई थी कि 10 सॉवरेन्स और 5 सीक्रेट बीस्ट्स खत्म हो गए, जबकि वो तो अब भी जिंदा हैं? तुमने ये भी कहा कि बाकी 3 सीक्रेट बीस्ट्स फंसे हुए हैं, हमारे एंसेस्टर। हाँ, वो एक जगह फंसे हैं जिसे मॉर्टल डोमेन कहा जाता है, झुओ फान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम देख सकते हो कि हमारे पास ड्रैगन सोल है। इसे बनाने के लिए ड्रैगन पावर की जरूरत होती है। इंसान इसे चुरा नहीं सकते जब तक तुम इसकी रक्षा पूरी ताकत से कर रहे हो, लेकिन जब ड्रैगन एंसेस्टर मॉर्टल डोमेन में है तो सिर्फ अर्थ ड्रैगन सोल इकट्ठा करके ही ड्रैगन पावर निकाली जा सकती है, और चूंकि वो तुम्हारे प्राइमोजेनेटर हैं तो ड्रैगन पावर पाना मुश्किल नहीं होगा। बाकी सबने सिर हिलाया। तो तुम सब मॉर्टल डोमेन से आए हो? क्या ड्रैगन एंसेस्टर ठीक है? हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, झुओ फान ने समझाया। वो अभी बाहर नहीं निकल सकते और उन्होंने हमें सीक्रेट डोमेन में भेजा है। अभी नहीं? हाँ, वो मॉर्टल डोमेन की बैरियर तोड़ नहीं सकते, लेकिन उनका सेल तोड़ना आसान है, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे एक आदमी की वजह से। कौन? मॉर्टल डोमेन का क्रिएटर, हेवनली सॉवरेन। झुओ फान की आंखें चमक उठीं। बाईलोंग चिल्लाया, सबसे ऊंचा सॉवरेन? उसने मॉर्टल डोमेन बनाया? ये एक जेल थी सीक्रेट बीस्ट्स को कैद करने के लिए। हेवनली सॉवरेन ने इतने सालों में उनके साथ कुछ नहीं किया, इसलिए उसकी हालत का पता नहीं। इसी वजह से ड्रैगन एंसेस्टर ने हमें पहले भेजा ताकि हम उसका सुराग निकाल सकें। अगर हेवनली सॉवरेन कमजोर हुआ तो हमला करने का ये सबसे अच्छा वक्त होगा। हमने सीक्रेट डोमेन में भी तैयारी कर ली है ताकि सबको मॉर्टल डोमेन से निकाल सकें। तो तुम ड्रैगन एंसेस्टर के दूत बनकर आए हो उनकी मदद के लिए? बाईलोंग उत्साहित हो गया। झुओ फान ने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ, यह सर का इरादा है, इंतजार करना या सही वक्त पर वार करना। यही वजह है कि मैं कह रहा हूं हम एक ही पक्ष में हैं। ड्रैगन एंसेस्टर हम पर मॉर्टल डोमेन में भरोसा करते हैं और तुम पर सीक्रेट डोमेन में। क्या तुम हमारी मदद करोगे? बिल्कुल, ड्रैगन एंसेस्टर के लिए कुछ भी। बाईलोंग गर्जा और बाकी भी खड़े हो गए। उसके लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान था कि वो ड्रैगन एंसेस्टर के लिए अपनी जान दे सके। ये लिन ने मन ही मन सांस ली। भले ये इंसान जैसे दिखते हों, लेकिन जहां जरूरत होती है उतने ही सीधे साधे हैं जैसे स्पिरिचुअल बीस्ट्स। ड्रैगन एंसेस्टर को सीक्रेट डोमेन आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा ये भाई इन्हें गुमराह कर रहा है। वो आखिरकार इंसानों के लिए ही खड़ा होगा, सीक्रेट बीस्ट को फिर से राज करने नहीं देगा। अगर हेवनली सॉवरेन सच में उनका आम दुश्मन निकला तो वो वापस आएंगे। सब ड्रैगन एंसेस्टर की बातों पर निर्भर है कि वो भरोसे के लायक हैं या नहीं। झुओ फान ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, तो क्या हम साथ मिलकर काम करें? हम सब ड्रैगन एंसेस्टर के लिए ये कर रहे हैं, इसका मतलब हम परिवार हैं। बाईलोंग ने जोर से झुओ फान का हाथ थामा। हम ड्रैगन एंसेस्टर को बचाने की तुम्हारी योजना में पूरा साथ देंगे। मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? लो क्लैन का स्टूवर्ड, झुओ फान। ड्रैगन क्लैन का एल्डर, बाईलोंग। बाईलोंग मुस्कुराया और सीने पर हाथ पटका। तुम्हारा शरीर इंसान होते हुए भी काफी शानदार है। तुमने ट्रेनिंग कैसे की? ड्रैगन एंसेस्टर की मेहरबानी से। उन्होंने मुझे एक स्केल दी और गोल्डन फ्लेम्स में मेरे शरीर को दोबारा गढ़ा। कोई आश्चर्य नहीं। हा हा हा। बाईलोंग और ज्यादा यकीन करने लगा। ड्रैगन एंसेस्टर के आने की खबर जश्न मनाने लायक थी। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद झुओ फान ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया। हमारी जांच हेवनली सॉवरेन को रोकने के लिए है, लेकिन पहले हमें और ताकत चाहिए। मैं एल्डर बाई से अनुरोध करता हूं कि इन तीनों को ड्रैगन लैंड्स ले जाकर सिखाएं। ये हमारी साझेदारी के प्रतिनिधि होंगे और साथ ही और लोगों को जुटाएंगे। ये 2 सीक्रेट बीस्ट्स और ड्रैगन एंसेस्टर के डिसाइपल हैं। सीक्रेट बीस्ट्स में इनकी बहुत इज्जत है। बिल्कुल। क्यूलीन बीस्ट का मुखिया है। थंडर फीनिक्स और कुनपेंग उत्तर और दक्षिण के पक्षियों पर राज करते हैं। सी आओ समुद्रों पर हुकूमत करता है और ड्रैगन एंसेस्टर ने अपनी जाति बनाई। ज्यादातर स्पिरिचुअल बीस्ट्स इन्हीं से आए और कभी सीक्रेट डोमेन में इनकी तूती बोलती थी। बाईलोंग ने सांस ली। जब से 5 सीक्रेट बीस्ट्स गिरे हैं, हम ड्रैगन ही अकेले इंसानों से लड़ रहे हैं। पक्षी और बीस्ट्स बिखर गए हैं, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इनके बुलाने पर सीक्रेट माउंटेन्स पर हमला कुछ भी नहीं होगा। हा हा हा। झुओ फान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बढ़िया, लेकिन इसे गुप्त रखें और किसी को भनक न लगे। ड्रैगन लैंड सीक्रेट डोमेन में बहुत अहम है और उस पर कई निगाहें हैं। यही वजह है कि हम आते ही यहाँ दस्तक देने नहीं आए ताकि दुश्मन का ध्यान न खिंचे। इसी वजह से हमने सोचा तुम्हें बाहर निकालकर बात करें। ड्रैगन के स्केल से बना सीक्रेट वेपन सीनियर कुनपेंग से आया है। उसने शायद इसे किसी मरे हुए ड्रैगन से गढ़ा होगा। इसके लिए माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, हम छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। सब ड्रैगन एंसेस्टर के लिए है। ड्रैगन को कोई आपत्ति नहीं थी। क्यूलीन और थंडर फीनिक्स कब परिपक्व होंगे ये पता नहीं, लेकिन जंग सामने खड़ी है और हमें सारे सीक्रेट बीस्ट्स चाहिए। क्या कोई तरीका है कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट्स में जल्दी बढ़ सकें?
बाई लोंग झिझका, हम ही ऐसे स्पिरिचुअल बीस्ट्स हैं जो इंसानी रूप ले सकते हैं, और ये हमारे खास स्थान ड्रैगनाइजिंग पूल की वजह से है। प्राचीन समय में जब इंसान और स्पिरिचुअल बीस्ट शांति में थे, ड्रैगन एंसेस्टर और शैडो सॉवरेन ने इसे बनाया था। इसमें ड्रैगन एंसेस्टर का सार और शैडो सॉवरेन के मार्ग का केंद्र है। हम इसमें अपनी इंसानी परछाई देख सकते हैं और इसकी शक्ति से इंसान बन सकते हैं। हमारी ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। सेक्रेड बीस्ट खुद से इंसान बन सकते हैं, लेकिन अगर वो ड्रैगनाइजिंग पूल से गुजरें और ड्रैगन एंसेस्टर की शक्ति लें तो उनका रूप और गहरा होगा। शैडो सॉवरेन का मार्ग बड़ा जटिल है, न सिर्फ लोगों को शरीर और सोल में बांटता है बल्कि शैडो में भी। उनके शैडो की शक्ति जगाकर वो अपनी पूरी क्षमता निकाल सकते हैं। ड्रैगनाइजिंग पूल एक सॉवरेन और सेक्रेड बीस्ट के सहयोग का सच्चा नमूना है। झुओ फान ने सिर हिलाया और अंदर ही अंदर खुश हुआ। बढ़िया, ये लिन, तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज मिल गई। अब ड्रैगन की मेहरबानी से तुम्हारी कमजोरी पूरी होगी। तीनों ने उत्साह से सिर हिलाया। एल्डर बाई, फाउंटेन ऑफ यूथ का क्या हुआ? एक ड्रैगन ने पूछा। झुओ फान ने उसकी तरफ देखा। फाउंटेन ऑफ यूथ? बाई लोंग का चेहरा गंभीर हो गया। फाउंटेन ऑफ यूथ प्राचीन समय में उसके क्रिएटर चाइल्ड सॉवरेन द्वारा दी गई थी। जो इसमें नहाता वो सारी उम्र जवान और ताकतवर रहता। फाउंटेन ऑफ यूथ दिल को भी सुकून देती, सारी चिंताएं मिटाकर अंदर शांति भर देती। जब इंसान इसमें कल्टीवेशन करते तो उनके दिल में नकारात्मक भावनाएं नहीं रहती और वो सॉवरेन के मार्ग की समझ में बेहद आगे बढ़ जाते। मेरा मानना है कि अगर युवा सीक्रेट बीस्ट्स को वहां ले जाएं तो वो और जल्दी अपने शिखर पर पहुंचेंगे। झुओ फान हंसा। सिर्फ उन्हें ही नहीं, हम भी। लेकिन क्या ड्रैगन इसे हमारे साथ बांटेंगे? हाँ। स्टुअर्ट झुओ, आप मजाक कर रहे हैं। फाउंटेन ऑफ यूथ तो बहुत पहले हमारे हाथ से निकल चुकी है। इसमें बांटने जैसा क्या है? 5 लाख साल पहले 7 सेक्रेड माउंटेन्स ने इसे हमसे चुरा लिया था। बाई लोंग ने लंबी सांस ली। अब ये 7 सेक्रेड माउंटेन्स में बंद है और सिर्फ उनके सबसे अहम लोग ही इसमें जा सकते हैं। हर साल हर सेक्रेड माउंटेन इसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। हमारे लिए इसमें घुसना नामुमकिन है, लेकिन अब हमारे पास 2 यंग मास्टर्स हैं और हम सेना इकट्ठा करके 7 सेक्रेड माउंटेन्स पर धावा बोल सकते हैं, फाउंटेन ऑफ यूथ वापस ले सकते हैं। झुओ फान ने सिर हिलाया, आंखों में जंग का ज्वाला लिए। चाहे हेवनली सॉवरेन कहीं भी हो, पहले हम 7 सेक्रेड माउंटेन्स लेंगे। कृपया लौटकर तैयारी करो, मैं अपनी तरफ से कदम उठाऊंगा। मेरे भी यही विचार हैं, स्टुअर्ट झुओ। हा। एल्डर्स हंसे और हाथ जोड़ दिए। इतने सालों के अत्याचार के बाद आखिरकार 7 सेक्रेड माउंटेन से बदला लेने का वक्त आ गया था। वो सारे 7 पहाड़ों को तो नहीं हरा सकते थे, लेकिन सेक्रेड बीस्ट्स बाकी स्पिरिचुअल बीस्ट को बुला लेंगे तो पहाड़ टिक नहीं पाएंगे। झुओ फान ने उनसे और बातें की और फिर उन्हें रवाना किया। ये लिन का दल भी चला गया। बस चीलोंग के घाव थोड़े मुश्किल थे, लेकिन झुओ फान को शैडो सॉवरेन के मार्ग की समझ थी और रिफ्लेक्शन और शैडो का इस्तेमाल कर उसने सबको हैरान कर दिया, जैसे कोई चमत्कार कर रहा हो। वो सच में ड्रैगन एंसेस्टर का दूत है। उनके चले जाने के बाद झुओ फान ने राहत की सांस ली। आखिरकार उसे सीक्रेट डोमेन में सहारा मिल गया था। अब वो 8 एम्परर्स का सामना कर सकता था बिना इस डर के कि दूसरी ताकतें उसे रोकेंगी। अब तो 7 सीक्रेट माउंटेन्स भी नहीं। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने झुककर कहा, डेमोनिक एम्परर साहब, स्टुअर्ट झुओ आपसे मिलने आए हैं। क्या कहा तुमने? डेविल माउंटेन के बड़े और शानदार हॉल में काले कपड़े पहना एक आदमी घुटनों के बल बैठा था और सामने बैठे जाओ चेन के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। तीसरी बार सुनने के बाद वो चौंक कर बोले, ये कैसे मुमकिन है? क्या वो नेदरसी में मर नहीं गया था? कैसे? तुरंत उसे अंदर बुलाओ। झुओ फैन अंदर आया, चेहरे पर चौड़ी मुस्कान और झुककर बोला, डेमोनिक एम्परर साहब, आप अच्छे तो हैं ना? स्टुअर्ट झुओ, तुम जिंदा हो। जाओ चेन हंसते हुए उसके कंधे पर थपथपाने लगे। बहुत अच्छा हुआ, मेरा पुराना मददगार लौट आया। तुम्हें टूटते कुचले देखना मेरे लिए कितना दर्दनाक था। रातों को नींद नहीं आती थी। वो नज़ारा आज भी आंखों के सामने घूमता है। झुओ फैन अंदर ही अंदर ताना मार रहा था, मगर चेहरे पर बस मुस्कान रखते हुए बोला, आप मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं साहब। चलो ये तो बताओ, तुम वहां से बचे कैसे? जाओ चैन की नजरें शक में बदल गईं। झुओ फैन ने बहाना गढ़ा, नेदर सॉवरेन प्राचीन काल से एक अद्वितीय ताकत है, लेकिन वो किसी मामूली शख्स पर वक्त जाया नहीं करता। सब कुछ तो बस एक इम्तिहान था। अगर हम मौत से नहीं डरते तो वो हमें छोड़ देता। ये तो छुपा हुआ वरदान निकला। जाओ चेन ने सांस छोड़ी, फिर अचानक चौंक कर बोला, स्टुअर्ट झुओ, तुम्हारा कल्टीवेशन तीसरे लेयर ऑफ ची कॉन्डेंसेशन पर कैसे आ गया? पहले ही बोन टेम्परिंग कल्टीवेशन होने के बावजूद मुश्किल थी, अब तो और पीछे चले गए। असल में झुओ फैन का ये पीछे हटना खुशी की बात थी, क्योंकि उसे सॉवरेन के रास्तों की समझ मिल गई थी और सोच का दायरा बढ़ा था। झुओ फैन ने आभरी, मैं तो बस किस्मत से नेदर सॉवरेन के ट्रायल्स पार कर पाया, लेकिन मैं बहुत कमजोर था, इसलिए नेदर एनर्जी ने मेरा कल्टीवेशन खोखला कर दिया। तुम्हारे लिए तो ये बहुत मुश्किल रहा होगा स्टुअर्ट झुओ। जाओ चैन ने भी आभरी, लेकिन नेदर सॉवरेन ने तुम्हें छोड़ दिया तो जरूर तुम्हारी काबिलियत देखी होगी। क्या कोई तरीका है इसे वापस पाने का? झुओ फैन समझ गया, वो उसके पास नेदर सी से लाई कोई चीज निकलवाना चाहता है। वो उसे फुसलाते हुए बोला,
साहब, आपकी नज़र कितनी गहरी है। आखिर नेदर सॉवरेन ने जाते जाते मुझे एक कल्टीवेशन मेथड दिया था। क्या है वो? जुओ फैन ने एक जेड स्लिप निकाली। नेदर स्क्रिप्ट ने मेरे कल्टीवेशन के गिरने पर काफ़ी मदद की। इसमें लिखा है ये कल्टीवेशन को तेज़ कर सकती है और मैं 3 महीने में अपने पुराने स्तर पर लौट आऊँगा, और अगर आगे बढ़ूँ तो और भी तेज़ी से। सिर्फ 10 साल में मैं बड़ा नाम कमा सकता हूँ। इतना जादुई? झाओ चेन ने बिना सोचे जेड स्लिप झपट ली, जैसे ये उसकी अपनी जान का सहारा हो। सॉवरेन की चीज़ों का लालच ही ऐसा था कि पूरी दुनिया पागल हो जाए। जुओ फैन ये भली भांति जानता था और इसी को चारा बना रहा था। दूसरे के कल्टीवेशन प्रयास को अपना बना लो, उसे अपने भीतर समा लो। झाओ चेन ने हैरानी से सांस खींची। सॉवरेन का कल्टीवेशन मेथड तो गजब है। ये तो ये भी कर सकता है। हाँ, वरना इतनी जल्दी नतीजे कहाँ मिलते। हाँ हाँ हाँ, जुओ फैन बोला। अफसोस, मेरी कल्टीवेशन बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले सकता। एक दिन में बस एक क्यूआई कंडेंसेशन कल्टीवेटर को ही सोख सकता हूँ। ये बात किसी और को पता चली तो गुस्से में पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी। साहब, आपको भी सावधान रहना होगा। झाओ चेन खुशी में डूबा था। हाँ हाँ, बहुत सावधान। हाँ हाँ। फिर शक से बोला, मगर तुम मुझे इतना खतरनाक तरीका क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं इसे छीनकर तुम्हें खत्म कर दूं? स्टीवर्ट जुओ, तुम इतनी बुनियादी गलती नहीं कर सकते। झाओ चेन उसकी आंखों में घूर रहा था। उसकी चाहत इस नए कल्टीवेशन मेथड पर अटकी थी, लेकिन दिमाग अभी भी चालाक था। जुओ फैन ने सिर हिलाया। साहब सही कहते हैं, ये कल्टीवेशन आर्ट सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए भी खतरा है। इसलिए मैं इसे बांटना चाहता हूँ। अभी तो मुझे ज़्यादा संसाधन नहीं चाहिए, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी, ज़रूरत भी बढ़ेगी। मैं अपनी नई ताकत खुलकर नहीं दिखा सकता, इसलिए मुझे आपका सहारा चाहिए। बात सही है। झाओ चेन ने आंखें तरेरते हुए जेड स्लिप को देखा। वो जानता था जुओ फैन को क्या चाहिए, और ये भी कि इस कल्टीवेशन मेथड की वजह से हर कोई नफरत करेगा। लेकिन ताकत का लालच कुछ ऐसा होता है जिसे कुछ लोग सह नहीं पाते। आम तरीकों से इतनी तेजी मुमकिन नहीं, बस इसी आर्ट से। कोई भी सॉवरेन के इलाके से आई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता। जेल स्लिप को सहलाते हुए झाओ चेन बुदबुदाया और जुओ फैन को घूरते हुए बोला, स्टीवर्ट जुओ, एक बात सही कह रहे हो। शक से बचकर इसे सीखना तभी मुमकिन है जब तुम्हें मैं ढक कर रखूं। लेकिन अब जबकि ये मेरे पास है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जितने कम लोग जाने उतना अच्छा। ये कहकर झाओ चेन की ताकत फूट पड़ी, खून की प्यास से भरी, और वो जुओ फैन को चुप कराने को तैयार था। जुओ फैन ने आराम से कहा, डेमोनिक एम्परर साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो ये काम न करता। और क्यों? साहब, आपको मुझसे कहीं ज़्यादा संसाधन चाहिए होंगे। अकेले कितने जुटा पाएंगे? फिर आपको किसी को मदद के लिए लेना ही पड़ेगा। क्या आप गारंटी देंगे कि वो आपको धोखा नहीं देगा? झाओ चेन की भौहें सिकुड़ गईं, खून की प्यास उतर गई। जुओ फैन मुस्कुराया, अगर साहब मुझ पर भरोसा करें तो मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा। आपके साथ प्रशिक्षण लूंगा और आपका साथी बनूंगा। इसे उजागर करना मेरे लिए भी खतरा है, तो हमें साथ रहना होगा। फिर साहब, ऐसे वफादार मददगार को क्यों मारेंगे और जोखिम लेकर किसी ऐसे को लाएंगे जो कभी भी गद्दारी कर सकता है? स्टीवर्ट जुओ। झाओ चेन की आंखें कांप गईं और फिर सांस छोड़कर बोला, तुमने सब सोच रखा है। मुझे तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं। गार्ड साहब। काले कपड़ों वाला एक आदमी भागता हुआ अंदर आया और झुककर बोला, डेमोनिक एम्परर साहब, क्या हुक्म है? मेरे पूरे डोमेन और डेविल माउंटेन का सारा प्रबंधन स्टीवर्ट जुओ संभालेंगे। उनका कहा मेरा कहा समझो, सबको बता दो। वो आदमी झिझक गया। क्या ये वही नहीं जैसे उसे डेमोनिक एम्परर बना देना बस नाम की कमी है? अगर उसने सत्ता हथिया ली तो क्या होगा? अगर जुओ फैन का कहा ही डेमोनिक एम्परर का कहा है तो साहब आप करेंगे क्या? झाओ चेन गर्जा, मैं सिक्लूजन में जा रहा हूं, समझे? इस दौरान सारी जिम्मेदारी स्टीवर्ट जुओ संभालेंगे। ओह, समझ गया। वो आदमी आदेश लेने भागा। झाओ चेन ने जुओ फैन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, स्टीवर्ट जुओ, मेरे सारे संसाधन आपके हैं। मेरे डोमेन की हर चीज़ आपके हाथ में है। हम वाकई एक ही नाव में हैं। इसे बाहर निकलना हमारे दोनों के लिए खतरा है। सावधान रहना और कम से कम जल्दी पकड़ में मत आना। साहब, मैं भी इसी से ट्रेनिंग करूंगा। 30 साल बाद कोई मुझे बेकार कहे, ये मैं नहीं होने दूंगा। हा हा हा। जुओ फैन जोर से हंसा। झाओ चेन ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, स्टीवर्ट जुओ, ऐसा कोई नहीं कहता। तुम पहले ही हिम्मत और चालाकी में डरावने हो, लेकिन जब ताकत होगी तो एक अलग ही खतरा बन जाओगे। शायद उस वक्त मैं भी तुमसे डर जाऊं। साहब, आप बहुत कृपा करते हैं। जुओ फैन झुक गया। झाओ चेन ने उसे एक नज़र देखा और हंसते हुए चला गया। जुओ फैन लोगों की कमजोरियां पकड़ने में बहुत तेज है। फिर भी जैसे ही मैं ताकतवर हुआ, किसी सेंट से नहीं डरूंगा और इस लड़के को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे इसकी काबिलियत की ज़रूरत है। झाओ चेन बड़े जोश में कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हो गया और उसने डेविल माउंटेन से कुछ लोगों को अपने कमरे में बुलाया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, उनकी चीखें गूंज उठीं और वो दर्द से तड़पते हुए मर गए।
ज़ुओफान बाहर से हल्की मुस्कान के साथ ये सब देख रहा था और फिर अपने काम के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो हॉल से बाहर आया, पूरे डेविल माउंटेन के लोग घुटनों के बल बैठ गए और सम्मान से बोले, स्टेवर्ट ज़ुओ को प्रणाम, असीम दौलत और अमर जीवन की शुभकामनाएं। कुछ ही मिनटों में पूरी डेविल माउंटेन को पता चल गया कि ज़ुओफान अब डेमोनिक एम्परर का प्रतिनिधि बन गया है। 12 डेमन गार्ड्स के मुखिया से सीधा क्राउन प्रिंस के पद पर पहुंच गया है। सबने इस बदलाव को मान लिया और तारीफों की बरसात शुरू कर दी। ज़ुओफान के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। एक पल में सब कुछ खो दिया था, लेकिन 100 साल में मैंने फिर से सब कुछ हासिल कर लिया। हा हा हा। ज़ुओफान ने सिर हिलाया और हाथ छटका, डेमोनिक एम्परर के अधिकार क्षेत्र के हर शहर और कस्बे को युद्ध के लिए तैयार करो। 3 महीने बाद हम जंग छेड़ेंगे। जी सर। भीड़ गरज उठी। ज़ुओफान के सत्ता में आते ही डेमोनिक एम्परर के अधीन सभी शहरों में नई व्यवस्था लागू हो गई। लुओ परिवार के बड़े अधिकारियों को वहां का शासक बना दिया गया। उनकी तगड़ी ताकत से लुओ परिवार ने ज़ाओ चेन की जमीन के हर हिस्से पर तेजी से कब्जा जमा लिया और ज़ाओ चेन को इसकी भनक तक नहीं लगी। डेमोनिक एम्परर के पास कई शहरों के लॉर्ड थे जो एम्परर स्टेज के शुरुआती से लेकर आखिरी स्तर तक के थे, लेकिन लुओ परिवार के पास दर्जनों ऐसे लोग थे जिनकी ताकत उनके स्तर के हिसाब से बेहद खतरनाक थी। थोड़ा सा दमखम दिखाना और कुछ को तोड़ देना ही उनकी सत्ता जमाने के लिए काफी था। सिर्फ 3 महीनों में ज़ुओफान ने डेमोनिक एम्परर के पूरे साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब ज़ाओ चेन के लिए इसे वापस पाना बेहद मुश्किल था। अंदर ही अंदर से ज़ाओ चेन की ताकत पर कब्जा करने की ज़ुओफान की योजना पूरी तरह सफल हो गई। अगर ज़ाओ चेन को सच्चाई पता चलती तो वो रो देता, लेकिन अनजान रहना भी कभी कभी अच्छा होता है, वरना वो इतनी शक्ति ज़ुओफान को कभी न देता। स्टेवर्ट ज़ुओ, हमने ज़ाओ चेन से सब कुछ छीन लिया है, अब चाहो तो उसे हटा सकते हैं, कोई आवाज़ तक नहीं उठाएगा। 3 महीने की सारी रिपोर्ट पेश करते हुए ली जिंगतियान ने हॉल में झुककर कहा। ज़ुओफान की आंखों में चमक आई और वो मुस्कुराया, अभी नहीं, उसका अभी इस्तेमाल बाकी है। क्या तुमने उसे कल्टीवेशन संसाधन भेजे? भेज तो दिए हैं, लेकिन वो आपसे और भी ज्यादा मांग रहा है, इतना लालची कि सब कुछ निचोड़ लेना चाहता है। ज़ुओफान ने बुदबुदाया, लगभग समय आ गया है, अब रेत एम्परर और फाल्कन एम्परर की खाली पड़ी जमीन पर चढ़ाई करो। इस बार हम उन्हें चुनौती देंगे और खत्म कर देंगे। सब झुक गए। जी सर। सेक्रेट डोमेन में युद्ध की खबर आग की तरह फैल गई। ज़ुओफान के आदेश पर डेमोनिक एम्परर की सेना ने दोनों एम्परर्स की जमीन पर धावा बोल दिया। वो टिक ही नहीं पाए। सिर्फ 3 दिन में 10 शहर ढह गए, रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार दिया गया। डेमोनिक एम्परर की सेना बेहद निर्दयी और डरावनी थी। कमबख्त ज़ाओ चेन। फाल्कन एम्परर ने मेज पर मुक्का मारा, अभी तो कुछ दिन की शांति आई थी और अब फिर से युद्ध। पिछली बार भी ये लड़का बेहद चालाक निकला, हमें इंचांटिंग एम्प्रेस और स्वॉर्ड एम्परर से लड़वाकर हमारी ताकत घटाई और अब फिर हमला कर दिया। रेड एम्परर का चेहरा सख्त हो गया। हम उसकी चालाकी का सामना कर सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि उसके पीछे कोई और भी ज्यादा चालाक दिमाग काम कर रहा है। कौन? फाल्कन एम्परर ने उसे देखा और चौंक कर बोला, क्या तुम उसके नए दाहिने हाथ ज़ुओफान की बात कर रहे हो? रेड एम्परर ने लंबी सांस ली। फाल्कन एम्परर, क्या तुमने गौर किया कि ज़ाओ चेन चालाक तो था, लेकिन गुस्सैल और जल्दबाज भी? मगर अब पिछले युद्ध और मौजूदा जंग को देखो, हर कदम किसी बेहद सोचे समझे दिमाग से उठाया गया है, जैसे हम उसके इशारों पर नाचते कठपुतली हों। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सोचो तो सही, डेमोनिक एम्परर हम दोनों पर क्यों हमला करेगा? सिर्फ इसलिए कि उसने पिछली बार अपनी ताकत बचा ली थी। और उसने ये कैसे किया? इंचांटिंग एम्प्रेस और स्वॉर्ड एम्परर को लड़ाई में खींचकर। 8 एम्परर्स कभी भी बेकार के झगड़ों में नहीं पड़ते, फिर भी वो क्यों आए? कौन उन्हें लाया? ज़ुओफान? फाल्कन एम्परर ने सिर हिलाया। जब मैंने सेंस का स्वागत किया था तब वो इतना खास नहीं लगा था, लेकिन ज़ाओ चेन हमेशा उसे पास रखता था, जरूर वो किसी चीज में माहिर है। रेत एम्परर ने आगे कहा, हाँ, उसने डेमोनिक एम्परर की तरफ से सब गड़बड़ कर दी, जिससे हम दोनों का नुकसान हुआ। इस बार वो खुद सेना भेज रहा है। मैंने सुना है कि डेमोनिक एम्परर बंद दरवाजे में कल्टीवेशन कर रहा है और सारी ताकत ज़ुओफान को दे दी है। इसका मतलब ये युद्ध ज़ुओफान का आइडिया था, न कि उसके मास्टर का। फाल्कन एम्परर की दाढ़ी कांपी और उसने फिर मेज पर जोर से मारा। इसमें हिम्मत कितनी है, जब चाहे 8 एम्परर्स का युद्ध छेड़ देता है। रेड एम्परर ने सांस छोड़ी। वो सच में लापरवाह है, क्योंकि डेमोनिक एम्परर भी ऐसा नहीं करता। कोई साधारण सहायक ऐसा कैसे कर सकता है, जैसे वही असली डेमोनिक एम्परर हो? फाल्कन एम्परर ने उसे गौर से देखा और सिर हिलाया। हाँ, बस इस लड़के को बड़ी ताकत चाहिए, वरना वो मंच पर पूरी तरह छा जाएगा। क्या हमें उसे हटा देना चाहिए? रेड एम्परर ने हंसी दबाते हुए सिर हिलाया। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। कमजोर होना मतलब कोई भी तुम्हें कुचल सकता है, भले ही बाकी सब में तुम कितने ही माहिर क्यों न हो। हा हा हा। डेविल माउंटेन के एक कमरे के सामने ज़ुओफान ने झुककर कहा, डेमोनिक एम्परर, आपके कहे अनुसार सामान ले आया हूं। गड़गड़ाहट हुई।
पत्थर का दरवाज़ा भारी आवाज़ के साथ खुला और ज़ुओफान अंदर चला गया। उसने उस पुराने कमरे को देखकर मुस्कुराया और दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। बीच में गहरे काले एनर्जी में लिपटा एक आदमी बैठा था जिसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। 3 महीने की कल्टीवेशन के बाद उसकी ऑरा और भी गहरी, गंदी और डरावनी हो गई थी, जैसे कोई राक्षस इंसानी मांस के शिकार पर निकला हो। लगता है अब ये पागलपन के करीब पहुंच चुका है। ज़ुओफान ने झुककर कहा, डिमोनिक एम्परर सर, चुप रहो और इंग्रेडिएंट्स दो, कहाँ हैं? ज़ाओ चेन ने जानवर जैसी मुस्कान के साथ कहा। नीली रोशनी चमकी और सैकड़ों लोग बेहोश हालत में वहां प्रकट हुए। ज़ाओ चेन बोला, इतने कम? ये तो सिर्फ 532 हैं, बाकी कहाँ हैं? क्या तुमने इस्तेमाल कर लिए? आप मजाक कर रहे हैं सर, मैं तो एक दिन में बस एक ही ले सकता हूं। तो फिर? सर, इतने लोगों के गायब होने से शक होना लाजमी है, खासकर जब आपको उच्च गुणवत्ता का सामान चाहिए। अब जबकि हम फाल्कन एम्परर और रेथ एम्परर के साथ युद्ध में हैं, ये अच्छा बहाना होगा किसी के गायब होने के लिए। मैं हर शहर को तबाह कर रहा हूं और वहां के सब लोगों को आपके कल्टीवेशन के लिए भेज रहा हूं। ज़ाओ चेन ने सिर हिलाया। अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या हम युद्ध में हैं? हाँ, ताकि हमें और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मिलें। युद्ध सबको धोखा देने का सबसे अच्छा तरीका है। कृपया मुझ पर नाराज मत होना कि मैंने ये अपने आप शुरू किया, ज़ुओफान ने हंसते हुए कहा। ज़ाओ चेन ने आंखें सिकोड़कर थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, जब तक तुम मुझे इंग्रेडिएंट्स देते रहो। ज़ाओ चेन ने अपनी कल्टीवेशन विधि सक्रिय की और डरावनी काली एनर्जी उन लोगों पर लपेट गई, फिर वापस उसमें समा गई और वो लोग धूल में बदल गए। ज़ुओफान मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। बेवकूफ़, तुम हमेशा 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड चाहते थे ना? अब तुम इसकी सबसे गहरी शिक्षा डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सीख रहे हो। बस एक हिस्सा मैंने तुम्हें नहीं बताया। इससे पहले अपनी पुरानी विधि को छोड़ दो। पहली कल्टीवेशन विधि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट से टकराएगी और तुम इसका असली सार नहीं समझ पाओगे कि सभी रास्ते एक ही मंजिल पर जाते हैं। तुम बहुत जल्दबाज हो, इतनी जाने और दूसरों की कल्टीवेशन छीनकर भी ये नहीं सोचते कि इसकी कोई हद भी होती है। बस वक्त की बात है, लालच के लिए तुम भुगतोगे। इसी वजह से मैंने तुम्हें ये पहले नहीं सिखाई थी, लेकिन अब हाँ, जी भर के कर लो। ज़ाओ चेन काले धुएं जैसी एनर्जी में घिरा हुआ था। उसका दिमाग नशे जैसा सुन्न और धुंधला हो गया था। उसे इसमें कोई समस्या नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ये ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे झूठा एहसास हो रहा था, जैसे वो पूरे दुनिया पर काबू पा चुका हो। ये एनर्जी लगातार गाढ़ी होती जा रही थी, उसे सेंट बनने का लालच दे रही थी। ज़ुओफान ने उसकी बिखरी और बेकाबू ऑरा को महसूस किया। ये बढ़त बस मात्रा में थी, गुण में नहीं, और इस तरह वो कभी भी सेंट नहीं बन सकता था। ज़ुओफान ने पत्थर के बंद दरवाजे को देखते हुए सिर हिलाया। स्टुअर्ट ज़ुओ, सेंट आपको फिर बुला रहे हैं। बाहर इंतजार कर रहे ली जिंगटियन ने उसे एक जेड स्लिप दिया। ज़ुओफान ने उसे पढ़ा। मीटिंग? सेंट्स के पास तो वक्त ही वक्त है, जंग के बीच में मुझे बुला रहे हैं। हाय, ये ही शाओफेंग फिर से अब भी रूबी क्लाउड सेक्ट में पड़ा है। धड़ाम। ज़ुओफान ने गुस्से में जेड स्लिप को चूर चूर कर दिया। मन में बुदबुदाया, हरामी फिर से किंग चेंग के पीछे पड़ा है। स्टुअर्ट ज़ुओ, क्या आप जाएंगे? जाऊंगा। कम से कम इतना तो बनता है कि एक सेंट को ठीक से इज्जत दी जाए। इज्जत दिखाना? स्टुअर्ट ज़ुओ तो ड्रैगन सेंट्स को भी बिना परवाह के निपटा चुके हैं। ऐसे किसी घमंडी सेंट बच्चे को तो उंगली तोड़ने जितना आसान होना चाहिए। हा। ली जिंगटियन ने भौं चढ़ाई। ज़ुओफान मुस्कुराया। सही कहा तुमने, ही शाओफेंग जैसे से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बड़े खेल की सोच रखनी होगी और फिलहाल दबे रहना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ही शाओफेंग बस शुरुआती सेंट है, कोई बड़ा नाम नहीं, लेकिन उसके पीछे 6 सीक्रेट माउंटेन है। हमें अब तक ड्रैगन से कोई खबर नहीं मिली। अगर वो हमारे साथ भी हो जाएं, तो भी सभी स्पिरिचुअल बीस्ट्स को इकट्ठा करने में वक्त लगेगा। हमें वक्त लेना होगा। ज़ुओफान की आंखें चमकी। 8 एम्परर्स एकजुट नहीं है। सीक्रेट माउंटेन से दुश्मनी मोल लेने पर हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। 8 एम्परर्स? ली जिंगटियन चौंका। तो क्या हुआ? लुओ क्लान का हर एल्डर अपनी टीम लेकर उन सबको रौंद सकता है। क्या इससे सेंट्स को भी हमारी असली ताकत पता नहीं चल जाएगी? सिर पर उंगली थपथपाते हुए ज़ुओफान बोला। इससे वो डर जाएंगे और फिर ऊंच नीच का फर्क छोड़कर हमें नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दुश्मन का सामना करने के लिए पहले हमें अपनी जमीन को लोहे जैसी मजबूत बनाना होगा। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर और बाइली जिंगवे का सबक कभी मत भूलो। सीक्रेट माउंटेन से युद्ध छेड़ने पर 8 एम्परर जरूर पलटवार करेंगे। हमें अपनी जमीन को इतना मजबूत करना होगा कि कोई समस्या न आए। ली जिंगटियन ने सिर हिलाया। स्टुअर्ट ज़ुओ आखिर में पूरी दूरदर्शिता रखते हैं, तो फिर हम पहले 8 एम्परर्स की जमीन लेंगे। हाँ, उनकी जमीन लेनी है बिना ये जताए कि हमारा इरादा क्या है, और उसकी तैयारी करनी है। हाँ। ज़ुओफान ने पीछे दरवाजे की ओर देखते हुए कहा और ली जिंगटियन के साथ चल पड़ा। मन ही मन, डिसाइपल, तूने अपने मास्टर को धोखा दिया और अब तू चारा बनेगा जिससे सबको खींचा जा सके। 1 महीने बाद धूप के नीचे 3 परछाइयां तेजी से बढ़ते हुए जंगल में उतरी।
जुओ फैन, ली जिंगतियन और क्यू यनहाई रूबी क्लाउड सेक्ट के चमचमाते दरवाजे के सामने खड़े थे। जुओ फैन ने कहा, मैं सेंट और उस बूढ़ी को व्यस्त रखूंगा, तुम दोनों योजना पर अमल करना, बाकी तो कुछ नहीं है। समझ गया, दोनों ने झुककर कहा। जुओ फैन अंदर चला गया, लेकिन कुछ पुराने चेहरों ने उसे रास्ता रोक लिया। हेड सीनियर सिस्टर, काफी समय हो गया, कैसी हो? तुम्हें मुझे ये बुलाने का हक नहीं। फैंग मिन ने उसे घूरा। तुम्हारा गार्ड कहाँ है? जुओ फैन ने कंधे उचका दिए। तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मौजूदा हैसियत में कोई मुझे गार्ड नहीं कर रहा? वो बस परछाइयों में छिपे हैं, बुलाओ उन्हें। सैकड़ों तो नहीं, लेकिन करीब 180 होंगे और हर एक दमदार है। मुझे शुरुआती स्पिरिट किंग से कोई डर नहीं। टच, काफी दिखावा करते हो, डिमोनिक एम्परर के नौकर कुत्ते। तुम गलत हो, कुत्तों में भी फर्क होता है। मैं डिमोनिक एम्परर की जगह काम करता हूँ, क्या तुम ये कह सकती हो? मैं तो एक शुद्ध नस्ल का इनामदार पालतू हूँ और तुम बस पिस्सू भरी गली की आवारा। हा हा हा। फैंग मिन का चेहरा गुस्से से कस गया, वो उसी वक्त उसे मारना चाहती थी। जुओ फैन ने और चढ़ाया, मैं तुम्हारे सेक्ट में सेंट के बुलावे पर आया हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा मास्टर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। फैंग मिन कांप उठी और गहरी सांस लेकर गुस्सा दबाया। आइए अंदर। अब ठीक है, मेहमान का सत्कार न करके तुम बस इंचांटिंग एम्प्रेस को शर्मिंदा कर रही हो। जुओ फैन ने हंसते हुए पूछा, वैसे चिंगचिंग कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रही? फैंग मिन को पलटवार का मौका मिला। तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। ऐसा क्यों कहती हो? जुओ फैन का दिल कस गया। फैंग मिन ने मजाक उड़ाया। जूनियर सिस्टर का रिश्ता सेंट से तय हो गया है, लेकिन वो जिद्दी लड़की मान ही नहीं रही। उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन मास्टर ने उसे स्नो पीक पर कैद कर दिया है जब तक सेंट उसे सीक्रेट माउंटेन्स न ले जाए। तो जब वो वहां चली जाएगी तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। हाँ हाँ हाँ। जुओ फैन ने सिर हिलाया, जैसे ये बात उसने पहले से सोच रखी हो, और पीछे देखा। ली जिंगतियन और क्यू यनहाई ने उसे इशारा किया। जुओ फैन ने चैन की सांस ली। उसने जानबूझकर फैंग मिन को चिढ़ाया ताकि वो छू चिंगचेंग की खबर उगल दे। ये लड़की तेज तो है, पर ज्यादा होशियार नहीं, जिससे उसे संभालना आसान हो गया। कुछ चालाक बातों में ही उसने सेक्ट के सारे राज उगल दिए। इंचांटिंग एम्प्रेस की डिसाइपल्स का टेस्ट अच्छा है। जुओ फैन मुस्कुराया, जैसे फैंग मिन की तारीफ कर रहा हो, तो उसने उसे अजीब नजरों से देखा। ये क्या है? मैंने किंगचेंग का नाम लेकर उसे चढ़ाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हेड सीनियर सिस्टर, जुओ फैन ने कहा, तुम इतनी खुश क्यों हो कि चिंगचेंग सेक्रेड माउंटेन्स जा रही है? वो जगह तो एक कल्टीवेटर का सपना है। जैसा मैं समझता हूं, तुम्हें तो जलना चाहिए, ईर्ष्या करनी चाहिए कि तुम्हें क्यों नहीं चुना गया उस बेवकूफ लड़की की जगह। उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? अगर शक्ल, कद काठी, कल्टीवेशन की बात करें तो तुम शायद बराबर हो, है ना? हा हा हा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे आसपास कोई मर्द नहीं है। बाकी डिसाइपल्स हंस पड़ी, चेहरा लाल करते हुए। फैंग मिन ने उन्हें घूरा और दांत पीसकर उनकी हंसी रोक दी। तुम सही कह रहे हो। फैंग मिन ने लंबी सांस ली। छू चिंगचेंग कभी मुझसे ताकतवर नहीं रही, लेकिन मास्टर हमेशा उसी को ज्यादा प्यार करती रही, सब कुछ देती रही। सेंट ने भी उसी को चुना, मुझ पर एक नजर भी नहीं डाली। क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या वो मुझसे इतनी बेहतर है? मुझे तो नहीं लगता। तुम भी मानते हो? फिर सब उसी के पीछे क्यों भागते हैं? सच कहूं तो तुम हर मामले में उससे बेहतर हो, बस एक में नहीं। कौन सा? जन्म। जुओ फैन की आंखें चमकी। क्योंकि वो किंगचेंग है, उसका जन्म ही ऐसा है कि मैं उसे हर हाल में बचाऊं। उसका जन्म ही ऐसा है, सॉवरेन पाथ वाला, जिसने इंचांटिंग एम्प्रेस और सेंट दोनों की नजरों में उसकी कीमत बढ़ा दी। तुम उस मामले में कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। फैंग मिन ने भौचक्की होकर पूछा। जन्म? वो तो बस एक अनाथ है, इसमें खास क्या है? मास्टर ने बस उसे अपनाया, बस इतना ही। बहुत खास है। जुओ फैन गंभीर हुआ। साफ साफ कहूं, तुम उसकी पृष्ठभूमि को कभी नहीं छू सकती, यहां तक कि तुम्हारा मास्टर भी नहीं। क्या तुम मानोगी अगर मैं कहूं कि वो ही शाओफेंग से कहकर रूबी क्लाउड सेक्ट को नष्ट करा सकती है? यहां तक कि 8 एम्परर्स भी उसकी एक मुस्कान के लिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। ये कैसे मुमकिन है? फैंग मिन हैरान रह गई। मजाक मत करो, कोई सेंट अपनी लड़की को इतना नहीं बिगाड़ता। सेक्रेड डोमेन में 8 एम्परर्स सेक्रेड माउंटेन्स के जैसे हैं। उनकी मौत से अराजकता फैल जाएगी। ये बिगाड़ना नहीं है, ये कीमत की बात है। दुनिया जल भी जाए, अगर चिंगचेंग मुस्कुरा दे तो क्या फर्क पड़ता है? जुओ फैन ने एक डरावनी मुस्कान दी। यही उसकी पृष्ठभूमि है जो शहरों को गिरा सकती है। क्यों नहीं होगी वो छू किंगचेंग? हाँ हाँ हाँ। वे सेक्ट के मेन हॉल के सामने आ गए। जुओ फैन मुस्कुराते हुए अंदर चला गया, पीछे लड़कियों को उलझन में छोड़ते हुए। क्या चिंगचेंग सच में इतनी अहम है? आखिर वो है कौन? पहाड़ की गुफा के मुहाने पर बर्फीली आंधियां तेजी से चल रही थीं, जिनके साथ बर्फ के नुकीले टुकड़े उड़ते हुए आ रहे थे। छू किंगचेंग की निगाहें खोई हुई सी नाचती बर्फ पर टिकी थीं। कुछ देर तक चुपचाप देखती रही, फिर सिर झुकाकर एक गहरी सांस छोड़ दी। गुफा के बाहर एक चपटी चट्टान पर एक उम्रदराज लेकिन बेहद सजीली और शालीन औरत आंखें मूंदे बैठी थी।
वो मानो पत्थर की मूर्ति हो, यहाँ तक कि बर्फ उसके ऊपर गिरती रही, लेकिन उसने हिलना डुलना तक जरूरी नहीं समझा। छू किंगचेंग उठी और बाहर आ गई। उसने एक हाथ का इशारा किया और वार किया। पूरा पहाड़ हल्का सा हिल गया, हर तरफ से बर्फ झरने लगी। छू किंगचेंग पीछे हट गई और जमीन पर गिर पड़ी, चेहरा लाल हो गया। गुफा के मुहाने पर एक चमकती हुई दीवार सी बनी जो तुरंत गायब हो गई। वो औरत जरा कांपी और उसके ऊपर जमी सारी बर्फ झड़ गई। मिस संगू ने जिद्दी छू किंगचेंग को देखकर सिर हिला दिया। मैं माफी चाहती हूं कि मैंने तुम्हें पहली बार बाहर जाने दिया। मैंने सोचा था कि तुम दुनिया को जानोगी, समझोगी, मगर एक शरारती लड़के ने तुम्हें इस कदर भटका दिया कि तुम अपने सीनियर्स की भी अवहेलना करने लगी। सीनियर आंट में मुझे जाने दीजिए। मैं सेक्रेड माउंटेन नहीं जाना चाहती। सेक्रेड माउंटेन में वो सब कुछ है जो किसी कल्टीवेटर को चाहिए। वे सेक्रेड डोमेन के मुखिया हैं। तुम्हारी सारी सिस्टर्स वहां जाने के लिए तरस रही हैं। तुम्हें अद्भुत सौभाग्य मिला है और तुम उसे ठुकरा रही हो। क्या तुम्हें सही और गलत में फर्क नजर नहीं आता? तो फिर उन्हें जाने दीजिए, मुझे क्यों जाना है? छू किंगचेंग उदास स्वर में बोली, मुझे कल्टीवेशन या ताकतवर बनने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहती। मैं संगू ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, क्या तुम अब भी उस लड़के के बारे में सोच रही हो? किंगचेंग, क्या उसने तुम्हें कोई जादू टोना कर दिया है या कुछ ऐसा दिया है कि सिर्फ कुछ मुलाकातों में ही तुम इस कदर पागल हो गई हो? मुझे भी नहीं पता। छू किंगचेंग ने नाचती बर्फ को देखते हुए हल्की मुस्कान दी। जब से मैंने उसे देखा है, मुझे उसके प्रति एक अजीब सी अपनापन भरी खिंचाव महसूस होती है, जैसे हमेशा उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ रहूं और क्या हो, बस हम दोनों साथ रहें। कृपया मुझे जाने दीजिए सीनियर आंट में। संगू ने गहरी सांस ली और माथा पकड़ लिया। किंगचेंग, तुम बिल्कुल निराशाजनक हो। ये बैरियर सीनियर सिस्टर ने लगाया है, जिसे मैं भी नहीं तोड़ सकती और चाहकर भी नहीं तोड़ूंगी। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस लड़के के लिए भी है। सोचो, अगर किसी सेंट की नज़र तुम पर पड़ गई है तो क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का जिंदा बचेगा? मुझे नहीं पता सेंट तुम्हारे साथ क्या करेगा, मगर यह तय है कि वो उसे और लुओ क्लैन को खत्म कर देगा। वो डिमोनिक एम्परर के अधीन एक ओहदा हासिल कर चुका है, लेकिन क्या वो सेक्रेड माउंटेन्स के दबाव को झेल सकता है? अगर तुम उसके साथ जाती हो तो तुम लुओ क्लैन को मौत की सजा दे रही हो। अगर सच में उससे प्यार करती हो तो उसके भले के बारे में सोचो, न कि थोड़ी देर की खुशी के लिए सब कुछ बर्बाद करो। छू किंगचेंग ने सिर झुका लिया, मगर अब भी जिद में बोली, क्यों हमेशा मुझे ही चुना जाता है? सेक्ट में मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर सीनियर सिस्टर्स हैं, उस अंधे सेंट ने मुझे ही क्यों चुना? वो शायद सच में अंधा है। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि उस सेंट के स्वाद अलग हैं। ये तुम्हारे लिए एक मौका है। छू किंगचेंग ने मुट्ठियां भींची, फिर ढीली छोड़ दी और एक लंबी सांस ली। संगू हल्का हंस दी। वो सोच रही थी आखिर मान गई। हा हा हा। तभी सरसराहट हुई। संगू के चौंकने से पहले ही एक परछाई ने उसकी गर्दन पकड़ ली, जिससे वो अपनी ताकत इस्तेमाल ही न कर पाई। दूसरी परछाई उसके पीछे आकर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर वार कर बैठी। संगू धड़ाम से बेहोश होकर गिर गई। छू किंगचेंग चीख पड़ी, सीनियर आंट। मिस चू, स्टुअर्ट जुओ ने कहा है कि रूबी क्लाउड सेक्ट के किसी को नुकसान न पहुंचाएं। आप निश्चिंत रहें। दोनों आकृतियां उसके प्रति पूरी तरह आदर से पेश आ रही थीं। छू किंगचेंग हकलाकर बोली, मतलब जुओ फैन ने तुम्हें भेजा है? हाँ, मैं ली जिंगतियन लुओ क्लान का वेनरेबल हूँ और स्टुअर्ट जुओ ने मुझे आपको बचाने भेजा है। और मैं कियू यानहाई, मैं भी एक वेनरेबल हूँ। दोनों ने हाथ जोड़कर मुस्कुराया। छू किंगचेंग ने सिर हिलाया, मैं आपको पहचानती हूँ। आप जुओ फैन के साथ गैम्बलिंग टाउन में थे। क्या सच में जुओ फैन ने मुझे बचाने भेजा है? दोनों ने एक साथ जवाब दिया। छू किंगचेंग के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ कैद रखा गया है? क्या मेरी सिस्टर्स ने उसे बताया? मिस चू, आपकी सिस्टर्स इतनी मेहरबान नहीं हैं। स्टुअर्ट जुओ की अद्भुत दूरदृष्टि ने हमें सेक्रेड माउंटेन्स और आपके मास्टर के बीच आपके पुनर्जन्म के बाद हुई सौदेबाजी का पता दे दिया था, और यही उनके आपके साथ किए जा रहे बर्ताव का कारण है, ली जिंगतियन ने व्यंग्य से कहा। छू किंगचेंग का दिल डूब गया। वो अपने मास्टर को अपनी माँ की तरह मानती थी, लेकिन मास्टर ने सेक्रेड माउंटेन्स को मुझे सौंपने का सौदा किया। उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया। खुशी पल भर में गम में बदल गई। ली जिंगतियन ने उसकी चुप्पी देखी और कहा, मिस छू, जरा पीछे हट जाइए। हम बैरियर तोड़ने वाले हैं और नहीं चाहते कि आपको कोई चोट पहुंचे, वरना स्टुअर्ट जुओ हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ओह थैंक यू। छू किंगचेंग ख्यालों से बाहर आई और 2 कदम पीछे हट गई। सीनियर्स, ये बैरियर मास्टर ने लगाया है, ध्यान रखना कहीं आपको चोट न लग जाए। चोट? पीक एम्परर्स होने के नाते ये लोग सिर्फ डैंकिंग शेन और उसकी टोली की राक्षसी ताकत से डरते थे। दोनों बस हंस पड़े। कियो यानहाई के हाथ में जलती हुई गर्म लपट चमकी ओल्ड ली, इन बुढ़ियों ने आइस सील लगाया है जो मेरी शक्ति से कमजोर है। मैं अकेला काफी हूं। पीछे हटो। कियो यानहाई ने हथेली से वार किया, जिससे लाल गर्म धमाका हुआ। अदृश्य बैरियर वहीं गायब हो गया। गर्मी की लहर गुफा में फैल गई, जिससे छू किंगचेंग की मुलायम त्वचा सूख गई और बाल तक हल्के से मुड़ गए।
क्यू यनहाई घबरा कर झुक गया। माफ करना मिस, मुझसे ज्यादा ताकत लग गई। आपको चोट तो नहीं लगी? छू चिंगचेंग ने सिर हिलाया। उसकी कला देखकर हैरान थी। सीनियर, आप तो कमाल के हैं। सीनियर आंट भी मास्टर का बैरियर नहीं हटा पाई और आपने तो यूं ही तोड़ दिया। क्या आप मास्टर से भी ताकतवर हैं? क्यू यनहाई गर्व से मुस्कुराया। मिस, आप बहुत तारीफ कर रही हैं। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूं। लुओ क्लान में मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं। जहां तक आपकी मास्टर और सीनियर्स की बात है, उनसे मैं निपट सकता हूं। हा हा हा। सच कहूं तो मैंने अभी आपकी मास्टर को ज्यादा आंक लिया और आधी ताकत इस्तेमाल कर ली। 1/3 काफी थी। आप मास्टर से इतने ज्यादा ताकतवर हैं? ये कैसे मुमकिन है? मास्टर तो 8 एम्परर्स में से एक हैं। छू चिंगचेंग क्यू यनहाई के आत्मविश्वास और डींग सुनकर दंग रह गई। वो ये भी कह रहा था कि लुओ क्लान में उससे भी बेहतर बहुत लोग हैं। तो फिर वे डेमोनिक एम्परर पर क्यों निर्भर हैं अगर लुओ क्लान 8 एम्परर्स का सामना कर सकता है? क्या सेक्रेड माउंटेन्स के अलावा कभी कोई क्लैन इस स्तर तक पहुंचा है? छू किंगचेंग पूरी तरह उलझ गई। क्यू यनहाई गर्व से मुस्कुराता रहा, लेकिन ली जिंगटियन ने उसकी डींग तोड़ दी। स्टीवर्ट झुओ ने हमें काम दिया है, चलो उसे बचाएं और निकल चलें। अरे हाँ मिस, हमारे साथ चलिए, अभी या कभी नहीं। क्यू यनहाई जल्दी से छू किंगचेंग के पास पहुंचा। तभी उसे कुछ याद आया और वो क्यू यनहाई से पीछे हट गई। दोनों उलझन में। मिस, क्या हुआ? तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुक रही हूं। जुओ फैन से कहना कि किस्मत हमें अलग कर रही है। अगर तुम मुझे ले गए तो रूबी क्लाउड सेक्ट और सेक्रेड माउंटेन्स तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी अगर पूरे क्लैन को मरवा दिया। छू किंगचेंग के कंधे झुक गए। जुओ फैन ने अपने मास्टर की पहचान पाकर स्टीवर्ड का पद हासिल किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण लुओ क्लैन और वो खुद बर्बाद हो जाएं। उससे कहो कि मुझे दोबारा ढूंढने ना आए और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करे। ली जिंगटियन हल्का मुस्कुराया। उन्होंने उसे वैसे ही पकड़ लिया और भाग निकले। छू चिंगचेंग चिल्ला उठी और ली जिंगटियन ने कहा, मिस छू, स्टीवर्ट झू ने सब इंतजाम कर रखे हैं। हमें किसी पिद्दी सेक्रेड माउंटेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हा हा हा। दोनों ने छू किंगचेंग को साथ लेकर तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन रूबी क्लाउड सेक्ट से बाहर जाने के बजाय मेन हॉल के पास ही सरक गए। गश्त लगा रहे डिसाइपल्स वहां से गुजरे और दोनों ने बिना आवाज किए उन्हें बेहोश कर दिया। छू किंगचेंग ने धीमे स्वर में पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? ली जिंगटियन ने उसकी चिंता को नजरअंदाज किया। मिस छू, वो लोग ठीक हैं, बस तुम चुपचाप मेरे पीछे आओ। दोनों वेनरेबल्स उसे एक छिपी हुई जगह ले गए। छू किंगचेंग को हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए उसने उन पर भरोसा किया। वो लोग इमारत की दीवार के एक छिपे हिस्से में पहुंचे और खिड़की से अंदर झांका। स्टीवर्ट झू, तुम तो पहले ही दर्जन भर प्याले पी चुके, क्या आप शुरू करें? मास्टर। छू किंगचेंग ने दोनों की तरफ अजीब नजरों से देखा। उनके चेहरे बहुत गंभीर थे। वो फिर से ध्यान अंदर के हाल में ले गई, जहां ही शाओफेंग, उसका मास्टर और जुओ फैन मौजूद थे। जुओ फैन ने अपनी चाय का प्याला रख दिया। इतना काफी होना चाहिए, मैं अब तक 1 घंटा टाल चुका, क्या और खींचूं? इंचांटिंग एम्प्रेस, तुम्हारी मेडन टी तो कमाल की है, मैं तो पीता ही जा रहा हूं। स्टीवर्ट झुओ, लॉर्ड सेंट ने तुम्हें यहां चर्चा के लिए बुलाया है, चायपान के लिए नहीं। इंचांटिंग एम्प्रेस का चेहरा गहरा पड़ गया। वो झुओ फैन को घूर रही थी। शुरुआत में तो उसने मेहमानवाजी दिखाई, लेकिन ये आदमी कभी चाय ठंडी तो कभी गर्म बताकर टालता रहा, फिर नाश्ता खाकर बाथरूम जाने की बात कह देता। वो साफ तौर पर समय बर्बाद कर रहा था और बात शुरू ही नहीं कर रहा था। हम तो सब शरीफ लोग हैं और तमीज से पेश आते हैं, इसलिए मेहमानवाजी करना स्वाभाविक है, लेकिन ये हद से ज्यादा हो गया। जो फैन उनकी मेहमानवाजी का फायदा 1 घंटे से उठा रहा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खेल खेल रहा है, लेकिन सब्र टूटने लगा था। झुओ फैन ने प्याला पटक दिया और गुस्से में बोला, इंचांटिंग एम्प्रेस, क्या रूबी क्लाउड सेक्ट में मेहमानों से यही सलूक होता है? क्या कोई आराम से गर्म चाय नहीं पी सकता? तुम पहले ही 18 प्याले पी चुके। ही शाओफेंग का चेहरा फड़क गया और बोला, ये बहाना तुम 6ठी बार इस्तेमाल कर चुके। क्या स्क्रिप्ट बदल नहीं सकते? तुम्हें ये छेड़छाड़ अच्छी लगती होगी, लेकिन हमें नहीं। तुम आखिर चाहते क्या हो? झुओ फैन हल्की हंसी में बोला, इतने हो गए, हा हा हा। माफ करना, मैंने गिनती नहीं की, लेकिन क्या एक और मिल सकता है? बस बहुत हुआ। ही शाओफेंग ने मेज पर हाथ मारा। झुओ फैन, मैंने तुमसे घटिया आदमी नहीं देखा। मुझे तुम्हारा खेल पता है, लेकिन जितना भी टालोगे कोई फायदा नहीं। अब सीधा बताओ, डिमोनिक एम्परर बिना वजह 2 एम्परर्स पर हमला क्यों कर रहा है? झुओ फैन ने कंधे उचकाए। सेक्रेट डोमेन का बच्चा बच्चा जानता है, इंचांटिंग एम्प्रेस भी जानती हैं कि वो दोनों एम्परर्स डिमोनिक एम्परर के खिलाफ थे और युद्ध कर रहे थे। अगर लॉर्ड सेंट ने बीच में दखल न दिया होता तो अब तक मामला खत्म हो चुका होता। बाद में सेंट ने नेदरसी का नक्शा लिया और वापस चला गया। इसमें साहब को हमारे झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं। ये सेक्रेड माउंटेन्स का फैसला है, किसी से चर्चा की जरूरत नहीं, खासकर तुमसे। हे शाओफेंग ने अपनी खतरनाक औरा छोड़ी। झुओ फैन अंदर ही अंदर हंस पड़ा। जितना गुस्सा करना है कर ले। इंचांटिंग एम्प्रेस बीच में आई।
सर सेंट, जरा सोचो, अगर किंग चेंग को उसकी मौत की खबर लगी तो हालात बिगड़ जाएंगे, और अगर उसने अपनी जान दे दी तो बहुत बुरा होगा। हे शाओफेंग ने गुस्सा काबू में किया। इंचांटिंग एम्प्रेस बोली, स्टुअर्ट जुओ, मुझे पता है डेमोनिक एम्परर की सारी ताकत अब तुम्हारे हाथ में है और जाओ चेन एकांत में है। तुम्हारा ये साहस कि 2 एम्परर्स के खिलाफ डेमोनिक एम्परर के नाम पर उतरे, लेकिन जब वो लौटेगा तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इंचांटिंग एम्प्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जो भी कर रहा हूं वो डेमोनिक एम्परर के लिए ही कर रहा हूं। मैंने ये युद्ध साहब की मंजूरी से ही शुरू किया है, इसमें तुम्हारे दखल की जरूरत नहीं। हा। स्टुअर्ट जुओ, तुम रिश्ते खराब कर रहे हो। इंचांटिंग एम्प्रेस ने ताना मारा। डेमोनिक एम्परर के पास लड़ने की ताकत इसलिए है क्योंकि मैंने और स्वॉर्ड एम्परर ने उन्हें थका दिया था, जबकि तुम दोनों किनारे खड़े देख रहे थे। हमें भारी नुकसान हुआ। मैं इसे नज़रअंदाज कर सकती हूं, लेकिन अब तुम चाहते हो कि हम पीछे हट जाएं। ये ईमानदारी नहीं है, लेकिन है, क्योंकि हमारा सौदा पूरा हो चुका। तुम्हें नेदरसी का नक्शा मिल गया तो और क्या कमी है। मुझे तुम्हारे झगड़ों से कोई मतलब नहीं, तुम्हें लड़ाई करने की मनाही है। ही शाओफेंग ने फिर मेज पर हाथ मारा। 8 एम्परर्स में बदलाव होने वाला है। सेक्रेड माउंटेन से कुछ डिसाइपल्स नीचे आएंगे और कुछ को बदल देंगे। अभी ये नहीं पता कौन होगा, लेकिन अभी तुम्हारे लिए और जमीन हड़पने का वक्त नहीं है। जुओ फैन बोला, 8 एम्परर्स को बदलना, क्या मजाक कर रहे हो? 8 एम्परर्स सेक्रेड माउंटेन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उसके बाहर हैं। वो सेक्रेड डोमेन के कोने कोने से आते हैं और हालात को समझते हैं। वो सेंट्स जो सेक्रेड माउंटेन्स में पले हैं, उन्हें सेक्रेड डोमेन की असली स्थिति का जरा भी अंदाजा नहीं है। वो स्थानीय गुटों को संभालना या अशांति को रोकना नहीं जानते। अगर उन्होंने जल्दबाजी में हुक्म दिए तो सेक्रेड डोमेन का संतुलन टूट जाएगा, लोग कुचले जाएंगे और तकलीफ में रहेंगे। तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। ये नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सच्चाई है। जुओ फैन की आंखें चमकी। सेक्रेड डोमेन में ताकतवर का ही राज चलता है, लेकिन अपने गुट बनाने के लिए हुनर चाहिए, लोगों को जोड़ना आना चाहिए और ताकत बढ़ने के साथ उन्हें भरोसा दिलाना आना चाहिए। सेक्रेड माउंटेन्स बस ऊपर से देखता रहा है, नीचे की बारीकियों से अनजान है। कुछ लापरवाह आदेश आए और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, लोग पीड़ित होंगे। एन्चांटिंग एम्प्रेस थोड़ी प्रभावित हुई, लेकिन ही शाओफेंग ने ताना मारा, जब हम नीचे आएंगे तो कोई हिल भी नहीं सकेगा। हम चाहें तो 8 एम्प्रेस की जगह सुअर भी बैठा दें, फिर भी कोई विरोध नहीं करेगा। तो तुम्हारे पास सिर्फ सुअर हैं। तुम सेक्रेड माउंटेन्स का अपमान करने की हिम्मत करते हो। ही शाओफेंग गरजा। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने उसे रोका और समझाया, स्टुअर्ट जुओ, सेक्रेड माउंटेन्स के फैसले में हमारा कोई हाथ नहीं। उनके डिसाइपल्स में गजब की प्रतिभा है और हो सकता है वो हमारी जगह लेने के काबिल हों। समय के साथ वो अनुभव भी हासिल कर लेंगे और योग्य शासक बन जाएंगे। योग्य कहते हो, जब वो ढेर सारे संसाधन और सर्वोत्तम कल्टीवेशन मेथड्स पाकर भी सेंट नहीं बन पाए। जुओ फैन ने ताना मारा, चाहे उन्हें 8 एम्परर्स बना भी दो, समय से उन्हें अनुभव मिल सकता है, लेकिन उनका नजरिया कभी नहीं बदलेगा। क्या वो नीचे से उठकर आए हैं? क्या वो दूसरों की राय सुनेंगे? ये घमंडी लोग एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देंगे। सेक्रेड माउंटेन्स अपने लोगों को बढ़ाने के लिए सेक्रेड डोमेन की अशांति का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत मेहरबानी है। जुओ फैन ने ताना मारा। ही शाओफेंग मुस्कुराया और इंचांटिंग एम्प्रेस ने आह भरी। और इंचांटिंग एम्प्रेस, वो कुछ लोगों को 8 एम्परर्स की जगह भेजेंगे, लेकिन अगली बार और ज्यादा भेजेंगे। एक वक्त आएगा जब सारे बदल दिए जाएंगे, तब नीचे के कल्टिवेटर्स के पास कोई इलाका नहीं बचेगा। सारा सेक्रेड डोमेन सेक्रेड माउंटेन्स के हाथ में चला जाएगा। फिर हमारी यातना का अंत नहीं होगा और तुम्हारे लिए भी यही होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ सेक्रेड माउंटेन्स ही सेंट्स पैदा करेगा और सारे ऊंचे पद उसी के लोग संभालेंगे। ही शाओफेंग ने ताना मारा, और अभी क्या हालात अलग हैं? बिल्कुल अलग। 8 एम्परर्स के पास सेक्रेड डोमेन से बचे कुछ संसाधनों का हिस्सा है, जिससे कुछ सेंट्स बनने की उम्मीद रहती है, लेकिन अगर सेक्रेड माउंटेन सब अपने कब्जे में ले लेगा तो ये छोटी सी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। फिर सेक्रेड माउंटेन से बाहर जन्मा कोई कल्टिवेटर ऊपर तक पहुंचने का सपना भी नहीं देख पाएगा। तो जन्म का कसूर मान लो कि कहीं और पैदा हुए। ही शाओफेंग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, चाहे 8 एम्परर्स में कितनी भी दुश्मनी हो, सबको चुपचाप रहना है नए रिप्लेसमेंट्स के आने तक। तुम फिर से शुरू कर सकते हो। बाकी एम्परर्स को भी ये खबर जल्द मिल जाएगी। कोई भी सेक्रेड माउंटेन्स का आदेश नहीं तोड़ सकता, न डेमोनिक एम्परर और ना ही तुम्हारे जैसे किसी मामूली आदमी। जुओ फैन की आंखों में खून की प्यास चमकी। वो ही शाओफेंग से मिलने किसी और वजह से आया था, लेकिन सेक्रेड माउंटेन्स का ये फैसला उसे अंदर तक भड़का गया। अपनी दोनों जिंदगियों में वो नीचे से रैंकर ऊपर आया था। उसका घमंड उसे कभी किसी के आगे झुकने नहीं देता था, यहां तक कि सेक्रेड माउंटेन्स के सामने भी नहीं, क्योंकि उसका यकीन था कि एक दिन वो उन मूर्खों से आगे निकल जाएगा। उसके पास उनके बराबर संसाधन कभी नहीं रहे, लेकिन उसने मेहनत से उसकी भरपाई की। ये फैसला आम लोगों की सारी उम्मीदें खत्म कर देगा। संसाधनों पर पूरी पकड़ होगी और सेंट बनना भी सेक्रेड माउंटेन्स की इजाजत पर निर्भर होगा। तब ताकतवर बनने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। उसे नहीं पता सेक्रेड माउंटेन्स पागल होकर ऐसा आदेश क्यों दे रहा है, लेकिन जुओ फैन ये कभी नहीं होने देगा। मुझे 8 एम्परर्स को गिराने की रफ्तार तेज करनी होगी।
गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए झुओ फैन की नज़र ठंडी हो गई। ही शाओफेंग ने उसे तिरस्कार से हाथ हिलाकर कहा, जाओ डेमोनिक एम्परर से कहो कि रुक जाए और अपना सहायक बदल ले, वरना पहला बदला जाने वाला उसका ही हो सकता है। हा हा हा। सेंट, क्या आप मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हैं? नहीं, मुझे बस ऐसे लोग पसंद नहीं जो अपनी मनमर्जी करते हों। तो फिर जब मैं हद पार करूं तो शिकायत मत करना। हद पार करना? हे शाओफेंग ने ताना मारा, अब तुम मुझे धमका रहे हो? हा हा, किससे? झुओ फैन ने हल्की मुस्कान दी, वो पता नहीं, चिंग चिंग से। चू चिंग चैंग? ही शाओफेंग और भी जोर से हंसा, उससे? रहने दो, कोई लड़की मुझ पर असर नहीं डाल सकती, बल्कि मैं तो तुम्हें उसी से धमकाने वाला हूं। तुम्हारा ये विद्रोही स्वभाव अब तक तुम्हारी जान ले चुका होता, चाहे तुम 8 एम्परर्स में से ही क्यों न होते। तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले। जब मैं उसे सेक्रेड माउंटेन्स ले जाऊंगा तब संभल जाना। हा हा हा। छू किंगचेंग गुस्से से भर गई। ये तो उसकी योजना शुरू से थी और मैं लगभग उस पर भरोसा करने लगी थी। झुओ फैन ने मुस्कुराकर कहा, सेन सर, आप मुझे बहुत हल्के में ले रहे हैं। एक मामूली कल्टिवेटर होते हुए भी मैं डेमोनिक एम्परर की नज़रों में यूं ही नहीं आया। क्या आप सोचते हैं कि मैं आपकी तरह किसी लड़की की भावनाओं पर दांव लगाता हूं? ये बहुत जोखिम भरा है। तो फिर तुम्हारे पास और क्या है? बिल्कुल है, झुओ फैन ने हंसते हुए कहा, वो कारण जिसके लिए तुम्हें छू किंगचेंग चाहिए। ही शाओफेंग कांप उठा और चेहरा गंभीर हो गया। इंचांटिंग एम्प्रेस घबरा गई। झुओ फैन, तुम बकवास मत करो। लॉर्ड सेंट पहली बार सेक्रेड माउंटेन से आए थे, रूबी क्लाउड सेक्ट से गुजरे, किंगचेंग को सुंदर पाया और उसकी ओर खिंच गए। एक सज्जन और एक महिला की जोड़ी शानदार होगी, इसलिए वो उसे ले जाना चाहते हैं। हाँ, बस इतना ही साधारण है, हे शाओफेंग ने जोड़ा। झुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ईमानदारी से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम 3 हैं। ये तो बाकी सबके लिए एक बहाना है, असली सच छिपाने के लिए, और किंगचेंग के अतीत से जुड़ा एक भयानक राज। अतीत? दोनों ने हैरानी से कहा। हे शाओफेंग ने गुस्से से देखा। तुम क्या जानते हो? कुछ तो जानता हूं, लेकिन पूरा नहीं। हे। झुओ फैन ने चालाकी से मुस्कान दी। 100 साल पहले आसमान बदल गया था, एक बड़े महत्व का संकेत। उसी समय रूबी क्लाउड सेक्ट के पास किंगचेंग का जन्म हुआ। इंचांटिंग एम्प्रेस तुरंत वहां पहुंची और जान गई कि वो लड़की खास है। उसके शरीर पर 7 रंगों की रोशनी थी और उसे शिष्या बना लिया। चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था, उसने इस बारे में जानने वाले सभी को खत्म कर दिया, यहां तक कि उसके माता पिता को भी। छू किंगचेंग ने मुंह पर हाथ रख लिया, यकीन नहीं हो रहा था। इंचांटिंग एम्प्रेस का चेहरा काला पड़ गया। झुओ फैन, बदनाम करना बंद करो। इंचांटिंग एम्प्रेस, इतनी घबराई क्यों हो? पहले मेरी बात पूरी होने दो। झुओ फैन ने आगे कहा, इंचांटिंग एम्प्रेस ने चिंगचेंग को छुपाकर सेक्ट में पाला और सिर्फ अपने सहारे देने वाले 6th सेक्रेड माउंटेन के लॉर्ड को बताया। वो लॉर्ड जानता था कि लड़की को सीधे ले जाने से अनचाहा ध्यान खिंचेगा, इसलिए उसने योजना बनाई कि 100 साल बाद उसका बेटा उससे शादी करेगा, जिससे वो लड़की आसानी से सेक्रेड माउंटेन पर पहुंच जाए और किसी को पता भी न चले। एक परफेक्ट जोड़ी, है ना? हा। ही शाओफेंग का चेहरा फड़कने लगा। बकवास, हम चिंगचेंग के साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुमने एक प्राचीन और डरावना रिकॉर्ड पाया जिसमें लिखा है कि वो सॉवरेन पाथ से जुड़ी है, झुओ फैन ने ऊंची आवाज में कहा। हे शाओफेंग ने हैरानी से उसकी ओर इशारा किया, तो तुमको ये कैसे पता? सेक्रेड माउंटेन्स ही नहीं, औरों के पास भी प्राचीन रिकॉर्ड हैं। नहीं, असंभव। हमें तो अपने प्राचीन रिकॉर्ड में सिर्फ थोड़े टुकड़े मिले, और तुम्हारा लुओ क्लैन डेमोनिक एम्परर के तहत यंग मास्टर है। इंचांटिंग एम्प्रेस की तीखी आवाज ने उसे रोक दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। झुओ फैन ने ताना मारा, मैंने क्या कहा था? सेक्रेड माउंटेन्स के बिगड़े हुए राजकुमारों के पास अपने बड़े सहारों के अलावा कुछ नहीं। ये एक वाक्य ही सब साबित करता है। अब इनकार करके दिखाओ। तुम हरामी, तुमने मुझे उकसाया। हे शाओफेंग गुस्से से कांप उठा। छू किंगचेंग अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, तुम बहुत कुछ जानते हो। झुओ फैन को परवाह नहीं थी कि वो हमला करने ही वाला है। मेरे प्यारे राजकुमार, ये तुम्हारी गलती है। जानना मौत की सजा नहीं है। कुछ करने की कोशिश की तो कल सेक्रेड डोमेन के सारे लोग ये राज जान जाएंगे और फिर सब छू किंगचेंग के पीछे पड़ेंगे। उस वक्त 6th सेक्रेड माउंटेन की क्या औकात रह जाएगी? क्या तुम बाकी पहाड़ भूल गए? वो सारे बूढ़े जो पीक सेंटहुड पर अटके हैं, सॉवरेन स्टेज तक पहुंचने की एक उम्मीद के लिए पागल हो जाएंगे। ही शाओफेंग कांप गया और नफरत से झुओ फैन को घूरने लगा। इंचांटिंग एम्प्रेस का चेहरा गंभीर था, लेकिन भीतर से हैरान भी। वो भी सेंट्स के आगे बाकी 8 एम्परर्स की तरह झुकती थी, मगर ये लड़का तो उसे खेल की तरह ले रहा था। लेकिन सेंट पर पकड़ रखना कभी भी उसे राख बना सकता है। वो अभी के लिए सुरक्षित रहेगा, लेकिन अंत में बर्बादी आएगी। 6th सेक्रेड माउंटेन इसे नहीं भूलेगा और इस राज को छुपाने के लिए उसे और लुओ क्लैन को मिटा देगा। इंचांटिंग एम्प्रेस ने पूछा, मैंने तो ये सब करते वक्त बहुत सावधानी रखी, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? इंचांटिंग एम्प्रेस ने सब मान ही लिया। छू चिंगचेंग रोने ही वाली थी, मगर ली जिंगटियन ने उसका मुंह दबा दिया। बस हल्की सिसकियां निकल रही थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसकी मास्टर ने ही उसके माता पिता को मार डाला। तुम इतनी सावधान नहीं थी। कोई मरने का नाटक करके बच निकला। किंग चेंग ने मुझसे अपनी कहानी ढूंढने को कहा तो मैंने ढूंढी, झुओ फैन ने मुस्कान दी। असल में उसे कुछ पता नहीं था, बस अंदाजा था, मगर इतना काफी था कि दोनों फंस गए और सब मान बैठे। अब वो आराम से किंग चेंग के सेक्ट पर हाथ डाल सकता था। इंचांटिंग एम्प्रेस ने भौहें सिकोड़ ली। नहीं, मैंने पक्का किया था कि कोई नहीं बचे। ये हो ही नहीं सकता। क्या तुम पक्के हो? वरना वो इतना सब कैसे जानता? ही शाओफेंग ने गाली दी। चुप रहने के लिए तुम क्या चाहते हो? झुओ फैन ने कंधे उचकाए। जब सोच लूंगा तब बता दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि सेक्रेड माउंटेन्स के फैसले से लुओ क्लैन और डिमोनिक एम्परर को कोई नुकसान न पहुंचे। झुओ फैन हंसते हुए बाहर निकल गया। तुम सिर्फ एक मूर्ख सेंट हो, मुझे चुनौती देने के आसपास भी नहीं हो। कम बख्त। हे शाओफेंग ने मेज तोड़ डाली। मैं 6th सेक्रेड माउंटेन का यंग लॉर्ड होकर भी उस कीड़े को छू नहीं सकता। ये लड़का वाकई डरावना है, इंचांटिंग एम्प्रेस ने आह भरते हुए कहा। जब ही शाओफेंग थोड़ा शांत हुआ तो मुस्कुराई। ये बस चालाक है, बाकी हर मामले में तुमसे नीचे है। ही शाओफेंग का चेहरा फड़का और मुंह से खून निकल आया। लानत है, वो मुझसे कुछ नहीं है। क्या यही तुम्हारा मुझे खुश करने का तरीका है? मास्टर, मुसीबत है। एक डिसाइपल अंदर भागा। मास्टर, हमारी सिस्टर्स पर हमला हुआ है और 50 लोग बेहोश हैं। 50 लोग बेहोश और किसी का पता नहीं? ये जरूर कोई बहुत ताकतवर है। सेक्ट की तलाशी लो। वो डिसाइपल बाहर भागा ही था कि दूसरा अंदर आया। मास्टर, सीनियर आंट में बेहोश पाई गई और जूनियर सिस्टर चिंगचेंग गायब है। ही शाओफेंग गर्जा। छू चिंगचेंग मेरी प्रेमिका है, जिसे मैंने 100 साल तक सिर्फ अपने लिए पाला है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें हाथ डालने वाले किसी को नहीं छोड़ूंगा। ही शाओफेंग किसी के रोकने से पहले ही गायब हो गया। घने जंगल के बीच झुओ फैन इंतजार कर रहा था जब ली जिंगतियन और क्यू यानहाई छू किंगचेंग को लेकर पहुंचे। शिष्टाचार की जरूरत नहीं, स्टीवर्ट झू ने बस छू किंगचेंग की ओर देखा। उसके दर्द को समझते हुए बोला, किंगचेंग, बात ऐसी ही है, उदास मत हो, अब ये सब बीती बातें हैं। छू किंगचेंग का दिल टूट चुका था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। झुओ फैन, मेरे पास अब कोई नहीं है, न माँ बाप, और अब मेरी मास्टर भी एक निर्दयी हत्यारी निकली। मैं अरे अरे, क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? उसकी पीठ सहलाते हुए झुओ फैन ने नरमी से कहा। वो चुड़ैल सिर्फ दिखावा कर रही थी, अब तुम्हें पता चल गया। अच्छा है कि तुम अब उसे छोड़ रही हो। बस बता दो, तुम चाहती हो उसके साथ क्या किया जाए, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। छू किंगचेंग हिचकिचाई। इंचांटिंग एम्प्रेस ने 100 साल तक उसका ख्याल रखा था और वो उसकी मास्टर भी थी। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी वो सब कुछ एक पल में छोड़ नहीं पा रही थी। झुओ फैन को उनकी इस दूरी से खुशी हुई, क्योंकि छू किंगचेंग का इंचांटिंग एम्प्रेस से जुड़ाव लंबे समय से उसकी योजनाओं के बीच आ रहा था। अब वो आज़ाद था। छू किंगचेंग को यह अच्छा नहीं लगता कि वो चुड़ैल को मार डाले, लेकिन वो इसका विरोध भी नहीं करती। झुओ फैन ने उसकी पीठ थपथपाई और सांत्वना दी। तुम इनके साथ लुओ क्लैन चली जाओ, वहां सुरक्षित रहोगी और वो आदमी तुम्हें नहीं ले जा पाएगा। छू किंगचेंग ने सिर हिलाया। अब झुओ फैन ही उसका सहारा था। मिस चू को ले जाओ और हर समय उनकी रक्षा करना। जी। एल्डर्स ने झुककर सलाम किया और छू किंगचेंग का हाथ पकड़कर उड़ गए। झुओ फैन मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद हे शाओफेंग इधर उधर भाग रहा था, सुराग ढूंढते हुए। कमीनो, उसने जानबूझकर समय बर्बाद किया मुझे उलझाने के लिए। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। मैं तुम्हें पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं किंगचेंग को वापस लाऊंगा। एक आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे वो झटके से रुक गया। सर सेंट, कहाँ जा रहे हैं आप? झुओ फैन ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा। ही शाओफेंग गुर्राया। गंदे कीड़े, हट जाओ, ये तुमसे मतलब नहीं रखता। आपकी सेवा करना हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। सेंट, बताइए क्या काम है, शायद मैं मदद कर पाऊं। मैं सेंट हूं, सेक्रेट डोमेन पर राज करने वाला। तुम मेरी क्या मदद करोगे? हटो यहां से, वरना सब्र खो दूंगा। ये मत समझो कि बस मेरे राज जानने से तुम बच जाओगे। मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दे सकता हूं। अच्छा, तो कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। हा हा हा। झुओ फैन हंसते हुए वहीं खड़ा उसका रास्ता रोके रहा। ही शाओफेंग का माथा तन गया। ठीक है, तुमने खुद बुलाया है, फिर बाद में मुझसे रोने मत आना। ही शाओफेंग ने अपना प्रचंड सेंट बल छोड़ दिया, सारा दबाव झुओ फैन पर डाल दिया। ये भयानक आभा किसी साधारण एम्परर को बुरी तरह घायल कर देती, लेकिन झुओ फैन ऐसे खड़ा रहा जैसे बस हल्की हवा चल रही हो। उसके ऊपर घूमती काली ऊर्जा की भंवर ने सेंट की शक्ति को सोख लिया। कैसे हो सकता है? हे शाओफेंग हैरान रह गया। तुम तो एक कीड़े हो, फिर भी। रुको, तुम ची कंडेंसेशन स्टेज में नहीं हो, वरना तुम उड़ कैसे रहे हो? झुओ फैन हंसा। कोई की कंडेंसेशन कल्टीवेटर उड़ नहीं सकता। तुम्हारा आधा दबाव रोकना तो दूर, वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। बात करने का तो सवाल ही नहीं। तो तुम अब तक छिपे हुए थे। ही शाओफेंग का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हारा कल्टीवेशन क्या है? लगभग एम्परर स्टेज की चोटी पर हूं। अच्छा है, लेकिन अब भी मेरे स्तर के आसपास नहीं। हे शाओफेंग का घमंड लौट आया। फिर भी मेरा रास्ता रोकते हो? हट जाओ।
ही शाओफेंग पूरी ताकत से झुओ फैन की ओर लपका, सोच रहा था कि एक एम्परर को चीर सकता है, लेकिन सामने कोई साधारण एम्परर नहीं था। वो किसी दीवार से टकराया और रुक गया। ऊपर देखा तो पाया कि एक हाथ ने उसे पकड़ रखा था। ये कैसे हो सकता है? ही शाओफेंग दंग रह गया। एक एम्परर ने मुझे एक हाथ से रोक लिया। झुओ फैन के किले नाम ने उसे 1000 मीटर दूर फेंक दिया, जिससे वो लुढ़कता चला गया। संभलते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। आखिर हो क्या? लुओ क्लान का स्टूवर्ड झुओ फैन। झुओ फैन की ठंडी मुस्कान और शांत स्वभाव ने माहौल को भी शांत कर दिया। ही शाओफेंग डर गया। इतनी आसानी से मुझे रोक पाना, मतलब इसकी ताकत अद्भुत है। मैंने सच में इसे कम आंका था। ही शाओफेंग ने मुट्ठी भींच ली। सेक्रेड बॉडी। उसका शरीर कांप उठा और सफ़ेद रोशनी फूटी। उसके चारों ओर एक विशाल आकृति बन गई, जिसकी पीठ पर 8 डिवाइन तलवारें थीं। ही शाओफेंग उस विशाल देह के भीतर गर्व से खड़ा था। उसके हाथों ने पीठ से 2 चमकती तलवारें निकाली, जो सैकड़ों मीटर लंबी थीं और खींचते ही तेज हवाएं छोड़ने लगीं। एन्चांटिंग एम्प्रेस बेहोश पड़ी अपनी डिसाइपल्स को देख ही रही थी कि अचानक जम गई और तुरंत उड़ चली। सेंट ने सीक्रेट बॉडी छोड़ दिया है, जरूर किसी बड़े एक्सपर्ट से टकराया होगा। उसकी तलवार ने आसमान को चीरते हुए झुओ फैन पर वार किया। तुम एक पीक एम्परर हो और तुम्हारा इंपीरियल मार्क मेरे सीक्रेट बॉडी के सामने कुछ नहीं। छू किंगचेंग को तुरंत वापस करो, वरना मेरे पास कई तरीके हैं लुओ क्लान और डेमोनिक एम्परर को चुप कराने के। अच्छा, सच में? झुओ फैन ने मजाकिया लहजे में कहा, किले नाम उठाते हुए उसकी आंखों में जलती हुई चमक। माफ करना, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तुम चिंगचेंग के पीछे हो, इसलिए जितनी जल्दी तुम रास्ते से हटो उतना अच्छा। तुम्हें पता नहीं, नेदर सी में मैंने तुम्हें खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन मौका नहीं मिला। अब हाहा, तुम खुद आ गए। ही शाओफेंग हंसा। मुझे खत्म करोगे? बड़ी हिम्मत है। दिखाओ कैसे करोगे एक सेंट को खत्म। धम। ही शाओफेंग ने अपनी दोनों तलवारें झुओ फैन पर चलाईं, इतनी ताकत से कि दुनिया कांप उठी। सूरज ढक गया, जैसे प्रलय का अंधेरा छा गया था। लेकिन झुओ फैन बिल्कुल निश्चल रहा। जैसे ही तलवारें पास पहुंची, उसकी आंखें चमकी और उसने पंच मारा। किलिन टायरेंट फिस्ट। एक ऐसा पंच जो दुनिया को नष्ट कर दे। ही शाओफेंग की तलवारें झुओ फैन के पंच से टकराईं और लाल चमक में टूट गईं। चारों तरफ की जगह फट गई और काले निशान पड़ गए। वो अजय मुक्का ही शाओफेंग को भेद गया। सेक्रेट बॉडी में 500 मीटर का छेद हो गया। वो डगमगाई और गायब हो गई। हे शाओफेंग ने जमीन पर गिरते हुए 3 मुंह खून उगला। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।